Hello. So let's start the session. गुड इवनिंग जो भी ज्वाइन कर रहे हैं तो अ, सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक्स यूपीएससी टाइम जिन्होंने मुझे ये मौका दिया टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट by my introduction. So my name is Prince Raj and I secured All India rank 141 in UPSC CSE 2024 and this was my third attempt और मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स है और आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग वे बैक इन माय कॉलेज। सो थोड़ी सी जर्नी की बात करूंगा मैं पहले कि 2022 में आई गेव माय फर्स्ट अटेम्प्ट। इन दैट अटेम्प्ट आई कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और उसके बाद 2023 में मैंने प्रीलिम्स क्लियर करा बट मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया और 2024 में ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। तो काफ़ी लंबी जर्नी रही है एंड आई थिंक 4-5 साल की ये जर्नी रही है। जब मैं कॉलेज में था तो वे बैक इन 2019 2020 मैंने फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करा था विजन आईएएस का। तो आई थिंक वहाँ से मैंने प्रिलिमिनरी पढ़ाई स्टार्ट करी थी बट आई वाज नॉट वेरी कंसिस्टेंट उस टाइम पे, तो चीज़ें उतनी नहीं कर पा रहा था। कॉलेज के टाइम के बीच में कई बार इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट की सारी चीज़ें मैनेज करना। तो आई थिंक वो था जब कॉलेज में था 2021 में मैं ग्रेजुएट हुआ। तो आई थिंक उसके बाद मेरी प्राइमरली प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है। तो पहले थोड़ी अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात बताऊं तो ग्रेजुएशन मेरी आईआईटी दिल्ली से हुई है सिविल इंजीनियरिंग में। 2021 में मैं ग्रेजुएट हुआ। आई वुड लाइक टू कीप दिस सेशन बाइलिंगुअल ताकि सब लोगों को दिक्कतें ना हो, सभी समझ पाए। बीच बीच में आई बी यूजिंग बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। सो आई हैव सम की सेट ऑफ क्वेश्चंस जो जिसको मैं एड्रेस करूंगा और उसके बाद बाकी के कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैं खुद से करना चाहूंगा। बाकी जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हम लोग ले लेंगे। सी बिल्कुल देखिए पहले थोड़ी स्ट्रेटजी और थोड़ी जो बाकी जो ज्ञान की बातें वो मैं करूंगा। माय ऑप्शनल वाज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स ऑप्शन था मेरा। आई थिंक एक एक करके आऊंगा। पहले मैं प्रीलिम्स पे, मेंस पे और फिर थोड़ी बहुत इंटरव्यू की भी बातें करेंगे। तो पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्योंकि अभी कुछ दिनों में प्रीलिम्स अभी स्टार्ट भी होने वाला है और आगे के जो एस्पिरेंट्स है अभी जो प्रीलिम्स आई थिंक होपफुली वो अभी नहीं देख रहे होंगे सेशन, बाद में दे विल बी एबल टू वॉच द सेशन और उसमें भी कुछ जो मेरे की इनपुट्स हैं वो मैं देना चाहूंगा। तो सबसे पहले प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो पैटर्न जो है पिछले 3-4 सालों में काफी चेंज हो चुका है। अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन जो है उनका परसेंटेज स्टैटिक से कम होता जा रहा है। अब करंट के क्वेश्चंस या थोड़े रैंडम क्वेश्चन जिसको हम बोले वो उसके क्वेश्चन नंबर्स बढ़ रहे हैं। आई थिंक उस वे में थोड़ा प्रीलिम्स को टैकल करना है हमें कि आपको कोशिश करनी है हॉरिजॉन्टल कवरेज करने की। कि हॉरिजॉन्टल कवरेज से मेरा ये मतलब है कि जो भी आप प्रीलिम्स के टॉपिक्स पढ़ो तो आपका ये गोल रहना चाहिए कि आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ो और उसको बहुत आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ऊपर-ऊपर से आप पढ़ो, चीज़ों की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी-थोड़ी आइडिया होना चाहिए। जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो, तो आपको सम फैक्ट्स उसके बारे में पता होना चाहिए, 2-4 जो की फैक्ट्स हैं। आई थिंक वो अब एक स्ट्रैटेजी रह गई है प्रीलिम्स की। आपको अब जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, अगर मॉडर्न हिस्ट्री की भी मैं बात करूँ तो तो मीडियम मेरा इंग्लिश मीडियम था। अ, जी बिल्कुल। तो जैसा मैं बता रहा था प्रीलिम्स के बारे में, तो एक ये चीज़ है कि आपको हॉरिजॉन्टल कवरेज ज़्यादा रखना है एक तो। दूसरी एक और चीज़ है कि प्रीलिम्स चूँकि इतना अनसर्टेन हो गया पिछले अगर 4-5 सालों का आप पैटर्न देखो, खासकर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, पेयर बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आई थिंक वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और मुझे लगता है इसलिए बोलते हैं कि जो कंट्रोलेबल्स है आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। एंड आई थिंक प्रीलिम्स के स्टेज पे स्टैटिक का जो सब्जेक्ट होता है वो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। वो आपके हाथों में होती है। जो भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं उसकी भी मैं बातें कर लूंगा। तो आई थिंक वो पता होती है हमें बुक लिस्ट क्या है। बिल्कुल बुक लिस्ट में बताऊंगा। जी जी बिल्कुल। अ, सारी बुक लिस्ट में बताऊंगा। जीएस वाइज भी मैं कोशिश करूंगा जो भी चीज़ें हैं जो मैंने फॉलो करी और मार्केट में भी अवेलेबल है किताबें। तो फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स में पॉलिटी के लिए जैसे लक्ष्मीकांत सभी फॉलो करते हैं, तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट बुक यू कैन फॉलो। उसके बाद स्पेक्ट्रम है आपकी हिस्ट्री में। मैं क्वेश्चन थोड़ी देर में ले लूंगा, लाइक मैं थोड़ी ब्रीफ कर दूं, 10-15 मिनट में ब्रीफ कर दूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन भी ले लूंगा बच्चों के। एक बहुत ओवरव्यू में दे देता हूँ क्वेश्चंस का। अपनी जो भी स्ट्रेटजीज है उसका ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन डिस्कशन कर लेंगे। तो प्रीलिम्स के लिए बुक्स वाइज
जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हो गई, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई। उसके बाद आप ज्योग्राफी की अगर बात करते हो तो ज्योग्राफी में एनसीईआरटी 11th-12th की वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आर्ट एंड कल्चर में मैं नितिन सिंघानिया फॉलो करता था, बट उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़े बहुत सेलेक्टिव होकर पढ़ाई करो, क्योंकि अब डायरेक्टली ऐसे, क्योंकि बहुत बल्कि बुक होती है और बहुत सारी जब फैक्चुअल चीजें होती है तो आई थिंक इतना आसान नहीं होता। तो आई थिंक उसको बहुत आपको बहुत सेलेक्टिव होना है किस चीजों को पढ़ना है, एंड आई थिंक उसके लिए पीवाईक्यू एक बढ़िया एक सोर्स होता है जहां से आप थीम को एनालाइज करो। आई थिंक फॉर एग्जांपल जैसे आर्ट एंड कल्चर की अगर बात करें तो लेट्स से अगर टेम्पल आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप टेम्पल आर्किटेक्चर को पढ़ लो, आप सेलेक्टिवली वो चीजें पढ़ लो जिससे क्वेश्चंस आते हैं। और बहुत ज्यादा उसमें भी डेप्थ की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं आजकल आर्ट एंड कल्चर के भी वो भी बहुत बहुत रैंडम से आ रहे हैं, वेगनेस थोड़ी बढ़ गई है, तो आप बहुत ज्यादा सोर्स को वो नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो आई थिंक बहुत ऊपर से ओवरव्यू ले लो आप। आई थिंक एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप जब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको पढ़ना कैसे है, तो आई थिंक वहाँ पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये देखो कि थीम्स कौन कौन से है, जैसे फॉर एग्जांपल आर्ट एंड कल्चर में जैनिज्म बुद्धिज्म भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, तो आप थीम वाइज एनालिसिस करो और उसको कवर करने की कोशिश करो कि उसको कितने डेप्थ में कर पाते हो। अब उसके बाद अगर मैं बोलूँ इन्वायरमेंट साइंस सेट, वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया प्रीलिम्स का, उससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। आई थिंक उसमें भी जैसे मेजरली वो करंट ओरिएंटेड ही होते हैं, आई थिंक बट वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने पर्सनली अन अकेडमी से करा था इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक को, तो आई थिंक आप कोई भी एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से कर सकते हो या कोचिंग की वीडियोस के थ्रू कर सकते हो। फॉर एग्जांपल शंकर आईएएस लोग प्रेफर करते हैं इन्वायरमेंट में, तो आई थिंक वो प्रेफर कर लो आप। और साइंस एंड टेक के लिए आप किसी भी करंट अफेयर्स के सोर्सेज को देख लो। पर्सनली अब स्टैटिक के बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रीलिम्स का, वो करंट अफेयर्स का है। आई थिंक मैंने जो करंट अफेयर्स फॉलो करा था वो शून्य आईएएस की थी, तो वो मुझे काफी एक्सटेंसिवली कवर्ड लगता है। उसमें काफी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल कवरेज बहुत सही से करी होती है उन्होंने। आई थिंक दैट यू कैन रेफर, बट ऑल्सो पीपल रेफर पीटी 365 विजन की, तो वो भी एक अच्छा सोर्स है। इंपॉर्टेंट ये है, उसमें भी आपको बहुत सेलेक्टिव होने की जरूरत है करंट अफेयर्स में भी। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, अगर पॉलिटी के क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर से ज्यादा आते नहीं है, तो आपको उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। आप उसमें मेजर जो इश्यूज चल रहे हैं वो आप देख लो। अ, वैसे ही इकोनॉमी में है तो कई बार वो स्क्रीन्स वगैरह में जाते हैं, तो आप वैसे ही आप रियलाइज करो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखो कि कौन से थीम्स इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सेलेक्टिवली आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि बहुत बल्कि होता है। जी मैंने कोचिंग करी थी, कोचिंग के बारे में बताया मैंने, विजन आईएएस का फाउंडेशन कोर्स करा था। तो तो ये है मेजर, आपको करंट में वैसे करना है कि आपको बहुत चूजी होना है, उसमें आपको हर चीज आप पढ़ नहीं सकते, हर चीज याद नहीं कर सकते, देखो बहुत लिमिटेशंस हैं। और आई थिंक कितनी भी आप, मैं क्वेश्चंस लेता हूँ 10 मिनट में मैं ले लूंगा क्वेश्चंस, आप फिर से लिख देना ताकि मैं थोड़ी अभी बेसिक्स बता दूं। हाँ मैं बुक लिस्ट भी बता देता हूँ, बुक लिस्ट में बता रहा हूँ अभी जो भी सोर्सेज है। तो बुक मैंने बेसिक्स बता दिए, बाकी करंट अफेयर्स एक मेजर पार्ट है प्रीलिम्स का, तो आई थिंक वो आप किसी भी कोचिंग के कंपाइलेशन उठा लो, आप 15 मंथ्स का कंपाइलेशन उठा लो, और बहुत आइडियल है अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हो। मैं भी कोशिश करता था, बट ऑनेस्टली बहुत डिलीजेंटली फॉलो नहीं कर पाता था। अ, बीच में मिस हो जाती थी चीजें, तो कभी ऐसे बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली न्यूज़पेपर नहीं कर पाया। बट अगर आप करते हो, स्पेशली प्रीलिम्स में, वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक माइंड मैपिंग आपकी तैयार होती है। आप जो चीजें न्यूज़पेपर में क्या होता है, जो भी न्यूज आ रहा है वो जब बार बार रिपीट होती है चीजें, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। भले ही आप उसके नोट्स ना बनाओ, बट आपको पता है कि कौन से इश्यूज बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में रेगुलरली चल रहे हैं, तो आई थिंक उसमें से बहुत हेल्प होती है। बुक लिस्ट से पढ़ा नहीं जाता, इनिशियली वीडियोस किसकी यूज करें सब्जेक्ट वाइज। कि देखो आप किसी कोचिंग का भी सपोर्ट ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो, अगर अफोर्डेबल लगता है आपको, फिजिबल लगती है वो चीजें। आई थिंक ये याद रखना है कि स्पेशली जो वीडियोस है वो बहुत ही एक फाउंडेशन के लिए है, वो आपकी मोस्टली प्रीलिम्स में हेल्प हेल्प करते हैं, वो मेंस में बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली कोचिंग की नॉलेज काम नहीं आती है। तो आई थिंक वहाँ पे सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक बहुत ज्यादा आपको डिपेंडेंट वैसे नहीं रहना है कोचिंग पे, कि हर चीज के लिए आप कोचिंग के पीछे जाओगे। आप बिल्कुल बेसिक्स कवर करने के लिए, फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए आप कर सकते हो किसी भी कोचिंग को, किसी भी वीडियोस को। हाउ टू बैलेंस यूपीएससी विद कॉलेज, आई एम इनटू सेकंड ईयर ऑफ बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। देखो कॉलेज के टाइम पे आई थिंक एक बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ज्यादा उस टाइम पे, चूंकि आपको कॉलेज की चीजों का भी ध्यान रखना है, तो आई नो कि बहुत लिमिटेड टाइम होता है, 3 से 4 घंटे मैक्सिमम आपके पास हो सकता है पढ़ने को कॉलेज के अलावा।
आई थिंक उस समय आप बेसिक सोर्सेज को कवर करने की कोशिश करो कि जो भी आप पढ़ पा रहे हो। एक न्यूज़पेपर की रीडिंग हैबिट आप डेवलप कर लो कॉलेज के टाइम पे, क्योंकि जो भी करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं वो बहुत एक्सटेंसिवली आपको ज़रूरत नहीं है उस समय पढ़ने की। वो जब आप एग्ज़ाम के पास आओगे तब देखने की ज़रूरत है। बट चूँकि अपडेटेड रहना है आपको तो उसके लिए आप करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो आप, और बेसिक बुक्स आप कर सकते हो कवर, ताकि आपको फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए। जय हिंद सर, currently I'm pursuing third year UG course and 1 year is ending in May, so can I start my preparation from scratch? And 1 year is ending May, so let's give my from right 1 year को। मैं बताता हूँ, मैं बाकी स्ट्रेटजीज भी थोड़ी मेंस पे आऊँगा। सब्जेक्ट वाइज भी फिर भी कुछ तो पता नहीं थोड़ा पढ़े छोड़े ये कैसे पता करें। हाँ, देखो कितना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कितना आप चीज़ों को आपको पढ़ना है, कितना छोड़ना है। तो आई थिंक उसमें उसमें फिर आपको सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी की अगर आप सिलेबस देखो तो बहुत माइक्रो डिटेलिंग में भी दे रखी है, स्पेशली जीएस 3 की जैसे मैं बात करूँ तो जीएस 3 में फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर की जो चीजें हैं तो उन्होंने बहुत माइक्रो लिख रखा है कि ई मार्केटिंग पे क्वेश्चंस आने हैं। उसके बाद जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, तो इन सब ये जो माइक्रो टॉपिक्स हैं, तो आई थिंक आप उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स बनाने की कोशिश करो तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि किन टॉपिक्स को कवर करना है, वहां से आप डिटेलिंग में जा सकते हो। तो प्रीलिम्स का ये था। और एक और चीज जो एक स्ट्रेटजी से हटके थोड़ी जनरल बातें हैं प्रीलिम्स की, जो मुझे लगता है बहुत एक फियर होता है प्रीलिम्स का, क्योंकि इतना वेगनेस है पेपर में। बट आई थिंक की क्रक्स, आई जस्ट फील लाइक उसमें कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो। ऑनेस्टली जिनके लाइक इन माय प्रीवियस 2 अटेम्प्ट्स आई गॉट अराउंड लाइक लास्ट ईयर आई गॉट 93-94 मार्क्स के अराउंड प्रीलिम्स में, और इस बार भी मेरे ऐसे 95 to 100 मार्क्स आ रहे हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल आप बहुत डर होता है, मुझे भी है, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो भी जब दोबारा एग्जाम देते हैं प्रीलिम्स का बहुत फेयर होता है। आई थिंक उसको एम्ब्रेस करो आप कि फेयर बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, सबको होता है फेयर। तो जो उस दिन कॉन्फिडेंट रह पाएगा प्रीलिम्स के एग्जाम के दिन, आई थिंक वो ये बाजी मारेगा। तो आई थिंक वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो। अगर आपने ढंग से मेहनत करी, आपने जो भी कंट्रोलेबल्स की चीजें हैं वो कंट्रोल करके रखा है, आई थिंक फिर आपको रिजल्ट की ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये मेजर प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी है। उसमें एक और चीज मैं सर, हाउ टू ओवरकम दिस फियर दैट आई विल बी एबल टू compete with IIT Bombay toppers, SRCC gold medalists, AIIMS Delhi toppers, etc. Does college in? देखो बिल्कुल कॉलेज मैटर नहीं करता ऑब्वियसली, क्योंकि यूपीएससी कोई ऐसी क्राइटेरिया नहीं बताती कि इन लोगों को प्रेफर करना है, कुछ करना है। अगर हम कई बार रिजल्ट्स में देखते हैं काफी इंजीनियर्स हैं, काफी आईआईटी से लोग हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। आई थिंक द रीजन बिहाइंड दैट कि उनको वो मेहनत करने की आदत है जो उन्होंने पहले से सीखी है। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है मेहनत करने वाला पार्ट। तो अगर आप भले किसी भी कॉलेज से हो, आप टीयर 2 सिटी, टीयर 3 सिटी के कॉलेज से हो, अगर आप में वो मेहनत करने की का जज्बा है, अगर आप मेहनत कर सकते हो, तो बिल्कुल आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आई थिंक वो ज्यादा मैटर है rather देन कि कोई एक कंडीशन है कि आप अच्छे कॉलेज से होनी चाहिए। आई थिंक वो मैटर नहीं करती चीजें, और ये रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतने सारे एग्जाम्पल्स है जहां हम देखते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में लोगों ने क्लियर करा है, सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर करा है, जो उतने अच्छे बैकग्राउंड से नहीं थे कॉलेजेस के। तो आई थिंक वो मैटर नहीं करता है बिल्कुल, क्योंकि एक हैबिट उनकी बनी होती है, तो उनको एक एज बोल सकते हो आप उनको मेहनत करने की। बट इवेंचुअली मेहनत सबको करना है, और बहुत सारे आईआईटीज के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्लियर नहीं कर पाते हैं, 6 अटेम्प्ट के बाद भी क्लियर नहीं कर पाते। तो आई थिंक उससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक्स अपने फाउंडेशन को फॉलो करो। I'm from IIT Delhi, graduating few days, need to vacate hostel now. From where did you prepare, sir? I'm told by IIT Delhi and throughout you get in Delhi preparation. So नहीं, my first attempt was going to be in 2022, तो उस समय 21 में मैं ग्रेजुएट हुआ था। तो चूंकि कोविड भी था उस टाइम पे, तो मैं घर आ गया था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने घर से ही दिया। उसके बाद नेक्स्ट सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स के लिए मैं आईआईटी के पास भी रहता था, कटवरिया सराय में रहता था, और वहाँ पे आईआईटी दिल्ली की लाइब्रेरी में ही जाके मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो लास्ट जो 2 अटेम्प्ट्स दिए मैंने वहीं से दिए हैं। तो आगे I'll cover some more thing, then I'll take some other questions। तो पहले मैं कुछ और चीजें बता दूं। मेंस की मैं थोड़ी बात कर लूं, ऐसे क्या जनरल आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। देखो मेंस में पहले अगर एसए की बात करूं ओवरऑल, तो एसए भी बहुत एक गेम चेंजर उसको बोल सकते हैं। एसए में अगर आप देखोगे मार्क्स, तो मार्क्स का स्पेक्ट्रम जो वो काफी बड़ा होता है। कुछ लोगों के मार्क्स ऐसे बहुत ही कम होते हैं, 60-70 में भी मार्क्स आते हैं लोगों के, और कुछ के बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनली हाई मार्क्स होते हैं, 130-140 के रेंज में भी मार्क्स होते हैं। तो आई थिंक वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसको मैनेज करना। आई थिंक उसके लिए ये जरूरी है कि थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग हो इससे की डिमांड, आप को समझना बहुत जरूरी है पेपर के अंदर,
क्योंकि कई बार जो फिलोसॉफिकल एसेज होते हैं उसमें अ, आप गलत रास्ते पे चले जाते हो, आप डिमांड को समझ नहीं पाते हो, तो आई थिंक वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके लिए थोड़ी आप प्रैक्टिस करो, आप टॉपर्स की कॉपीज पढ़ो, वहां से जो भी की पॉइंटर्स आप उसको उठाओ। जैसे मैं ये करता था, एसेज के लिए मैंने कुछ अलग से कुछ भी नहीं करा। आई थिंक उसकी जरूरत भी नहीं होती, जो भी आपका जीएस का नॉलेज है आप उसको यूज करो। तो वहां से मैं जो भी मुझे टॉपर की कॉपीज में अगर कुछ कोट्स मिलते हैं, कुछ फ्रेजेस मिलते हैं, तो उसके मैं नोट्स बना लेता था, उसको लिख लेता था। अगर मैं किसी कोचिंग की कंपाइलेशन देख रहा हूँ इससे की वहां कुछ अच्छी चीजें मुझे मिल रही है, तो मैं उसको उठा लेता था और फिर एक फॉर्डर मटेरियल तैयार करता था, ताकि उसको जिस भी एस्से में आया उसको कहीं ना कहीं मैं यूज कर पाऊँ। स्पेशली फिलोसॉफिकल एस्से की बात करूँ, उसका फायदा ये होता है कि आपको ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप जो भी आपने फॉर्डर कलेक्ट करा है उसको आप यूज कर सकते हो। तो आई थिंक थोड़ा ये था, और एक और चीज थी कि थोड़ा सा आप उसको यूनिक बनाने की कोशिश कर सकते हो। बहुत ज्यादा फ्लाउडी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, बट जीएस जैसा मोनोटोनस भी नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी आप उसमें उसको बोलते हैं थोड़ा ट्विस्ट आप डाल सकते हो, थोड़ा उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो, ताकि इन्विजिलेटर को भी वो पढ़ने में मजा आए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फोरम की अ, इससे कॉपी से एक लाइंस ली थी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लिखना है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, तो थोड़ा सा उसको एक फ्लावरी फ्लावरी लैंग्वेज, या उसको थोड़ा एक इंटरेस्टिंग तरीके से अगर उसको बोलूं, फ्लावरी तो नहीं बोलूं, इंटरेस्टिंग अगर बोलूं, तो उसको वैसे लिख सकते हो आपकी फ्रॉम दी स्ट्रीट्स ऑफ टेहरान टू दी हॉल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, वुमेन हैव बीन इंक्रीजिंगली गेटिंग देयर राइट्स। तो आई थिंक इस तरीके से आप लिखते हो तो थोड़ा जीएस से डिफरेंट होता है, बहुत मोनोटोनस नहीं लगता। तो इसी के लिए वो चीजें हैं। बाकी आई थिंक आपको पता है स्ट्रेटजीज की थोड़ी एक इंट्रो देना होता है, जिसमें मेरा ये रहता था कि मैं एक एनेक्डोट से स्टार्ट करूंगा। कुछ लोग कोट्स भी प्रेफर करते हैं। उसके बाद आपको एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए ऐसे का, जब आप बॉडी लिखते हो ऐसे की, तो एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए कि ऐसे आप अगर प्रॉब्लम्स बता रहे हो तो प्रॉब्लम्स हैं, फिर आगे सॉल्यूशंस है, उसको डायमेंशनलाइज करो आप। डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं जिसमें एक डायमेंशन का अप्रोच है, कई बार लोग लाइफ साइकिल अप्रोच से लिखते हैं चीजों को, और उसके बाद एक फाइनल एक कंक्लूजन आप लिख सकते हो पॉजिटिव वे में। तो आई थिंक ये मेजर चीजें हैं। और जो थीम बेस्ड एसेज आती हैं उसमें इंपॉर्टेंट होता है आप डेटा डेटा फैक्ट्स ये सब ज्यादा डालो आप, ताकि वो आपका कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे फील हो। तो आई थिंक ये एक स्ट्रेटजी थी। और उसके बाद अगर मैं जीएस पे आऊँ, तो जीएस में आई वुड लाइक टू से कि मतलब पिछली बार क्या होता है जीएस में, एक एक तो होता है कंटेंट आप पढ़ते हो, बहुत सारे कंटेंट हम पढ़ते हैं अपनी जर्नी में, 2-3 साल की जो होती है, तो बहुत सारा इन्फ्लक्स होता है नॉलेज का, बट उसको प्रेजेंट करना लिखना एक अलग चैलेंज होता है। आई थिंक उस पर मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा। लाइक लास्ट ईयर मेरे जीएस में 335 मार्क्स थे, और इस बार मेरे 420 मार्क्स हैं। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी सब्सटेंशियल इंक्रीज इन मार्क्स, 85 मार्क्स मैंने इंक्रीज करे। और इस अटेम्प्ट में मैंने बहुत ज्यादा जीएस के लिए कुछ अलग से पढ़ाई नहीं करी। नॉलेज पार्ट वाइज जो कंटेंट है वो मेरा वही था जो पिछले साल भी था, बट मेरे मार्क्स काफी इंक्रीज हो गए। इतने 85 मार्क्स जो इंक्रीज हुए, तो आई थिंक कुछ की चेंजेस मैंने किए, और मैं उसको बिल्कुल शेयर करना चाहूंगा जीएस के लिए। सबसे पहले मैंने पॉइंटर्स बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करी इस बार। जैसे 10 मार्कर क्वेश्चंस में मेरा ये था कि 15 से 16 पॉइंट्स में लिखूंगा। 15 मार्कर जो क्वेश्चंस हैं तो उसमें मेरी कोशिश थी कि 25-24 पॉइंट्स लिख सकूं मैं। आई थिंक ये था, एक तो नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत इंक्रीज करा। दूसरा जो वैल्यू एडिशन की बात होती है उस पे मैंने काफी वर्क करा, कि काफी मैं ऐसे डेटा फैक्ट्स कमिटी जजमेंट्स रिपोर्ट्स लिखूंगा। फॉर इसके लिए भी आप एक तो है कि आप ऑनलाइन गूगल पे नॉर्मल सर्च करके आप जो भी सिलेबस के टॉपिक्स हैं उसके आप डेटा कलेक्ट कर लो, या कोचिंग की बहुत सारी कंपाइलेशंस आती है तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। पर्सनली मैंने ओनली आईएएस की फॉलो करी थी, डेटा डेटा शीट फैक्ट शीट जो है। आई थिंक वो बहुत हेल्प करी मुझे। जैसे फॉर एग्जांपल जीएस 3 की बात करूँ, तो जैसे ही पेपर मुझे मिला मैंने वहीं पे सारे जो भी क्वेश्चन थे उसकी कमिटीज के जो भी नाम थे जो मुझे याद थे उस समय मैंने साइड में लिख लिया पेपर पे ही कि ये कमिटीज मुझे मेंशन करनी है। और मेरा ये टारगेट था कि हर क्वेश्चन में मैं एक या दो वैल्यू एडिशन करूँ। आई थिंक ये चीजें बहुत हेल्प करती है। फिर जैसे जीएस 1 का है, अगर कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो, या कोई आयर का क्वेश्चन है, तो उसमें मैं मैपिंग कंपलसरी करूंगा, मैं मैप बिल्कुल बनाऊंगा। और उसमें भी बहुत कई बार हमें क्या लगता है क्वेश्चंस से बहुत रिलेवेंट होता नहीं है मैप, तो हमें लगता है कि शायद जरूरत नहीं बनाने की। बट आप बना दो वहां पे, जब भी इन्विजिलेटर देखता है उस चीज को तो वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि बच्चा थोड़ा उसको बेटर तरीके से समझ रहा है चीजों को। तो आई थिंक वो एक पॉजिटिव उसकी आंसर की इमेज क्रिएट करती है। आई थिंक वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी एम्पायर पे क्वेश्चन है, लेट से चोलाज पे क्वेश्चन है, और लेट से चोला लिटरेचर की बात करी जा रही है, चोला आर्किटेक्चर की बात करी जा रही है, बट आप उसमें एक छोटा सा मैप बना दो, आप उसमें दिखा दो कि
कहाँ पे चोला एम्पायर कहाँ पे था। तो एक आई थिंक वो आपका आंसर भी बहुत फ्रेश लगता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। जैसे आईबीसी की बात हो रही है, ऋग्वेदा की बात हो रही है, तो आपने एक मैप बना दिया, आपने वो दिखा दिया आर्यव्रत रीजन कहाँ है। आई थिंक वो मैपिंग, ये सब छोटे छोटे वैल्यू एडिशंस हैं, डेटा फैक्ट्स इनके अलावा। आई थिंक ये एक मेजर चीजें हैं। और बाकी इसके अलावा देखिए नोट्स, एक और चीज है, जैसे अब कब जब आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं हम, तो बहुत ये डाउट होता है मन में कि कहाँ से करो, कैसे स्टार्ट करो। उसका आई थिंक एक जो बेटर सॉल्यूशन है, आप टॉपर की कॉपीज उठाओ, और जो भी टॉपर ने आंसर्स लिख रखे हैं, आप उन क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करो। और अटेम्प्ट करने के बाद फिर आप उसको मैच करने की कोशिश करो कि बाकी जो आंसर्स है वो टॉपर्स कैसे उस चीज को लिख रहे थे, कौन से पॉइंट्स वैसे हैं जो आप मिस कर गए, और कौन से पॉइंट्स है जो उन्होंने एक्स्ट्रा लिखे हैं, और कैसे उसको इस तरीके से एनालाइज करना है, आपको बहुत डीपली एनालाइज करना है कई बार कि ये इंपॉर्टेंट है समझना टॉपर की कॉपी से कि वो कैसे कई बार वेग क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। जैसे किसी भी पेपर की आप बात करो, जीएस में आपको 3-4 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसका आपको आंसर पता नहीं होगा। तो आई थिंक वहां पे वो स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन वेग क्वेश्चंस को कैसे मैनेज करो। तो आई थिंक वो टॉपर की कॉपी से सीख सकते हो। जैसे पर्सनली मैंने बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग नहीं करी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और खासकर इस अटेम्प्ट में तो चूंकि मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स है, तो बहुत ही थोड़ा बल्कि सा है, टाइम टेकिंग लेंदी लेंदी ऑप्शनल है, तो काफी ज्यादा टाइम लग गया। तो इस बार तो मैं बिल्कुल बहुत कम आंसर राइटिंग कर पाया था। पिछले बार मैंने करी थी आंसर राइटिंग। तो आई थिंक ये है कि आंसर अगर आप टाइमली पेपर कंप्लीट कर लेते हो, अगर आपको 3 घंटे में आप 20 क्वेश्चन लिख पा रहे हो, तो फिर आप उस पार्ट पे फोकस करो, वैल्यू एडिशन वाले पे फोकस करो, ताकि वो आंसर आपका बेटर लग सके, रादर देन कि बहुत ज्यादा पेपर्स लिख रहे हो, उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक मेजर था। और आई थिंक टॉपर की कॉपीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे आप उसको हमेशा आप देखते रहो, गो थ्रू करो, उससे सीखो चीजों को। एक एथिक्स की अगर बात करूं मैं, एथिक्स एथिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट। सर बेयर एक्ट भी पढ़ना होता है क्या, लक्ष्मीकांत के अलावा, और डीडी बासु? देखो बेयर एक्ट आप पढ़ सकते हो। बेयर एक्ट अगर आप कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, तो बहुत अच्छी चीज है, वहां से भी आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो। लक्ष्मीकांत भी सफिशियंट है इस सेंस में। काफी लोग प्रेफर करते हैं बेयर एक्ट पढ़ना, ताकि एग्जैक्ट चीजें उनको पता हो। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दिस थिंग प्रीलिम्स में। तो आई थिंक वहां से आप पढ़ सकते हो चीजों को, बहुत फर्क नहीं पड़ता। और आई थिंक लक्ष्मीकांत भी खुद में सेल्फ सफिशियंट है। अगर आपको इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, तो कोई बहुत कंपलसरी नहीं है आप बेयर एक्ट से ही पढ़ो। जीएस जीएस आई थिंक मेजर मैंने आंसर राइटिंग के वो बता दिए हैं, और फिर आपके क्वेश्चन में एड्रेस कर लूंगा। एक इससे एथिक्स का अगर बताऊं, एथिक्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें दो पार्ट हैं। एक तो जो स्टैटिक की चीजें हैं, जिसमें टर्म्स पे क्वेश्चन आते हैं, कीवर्ड्स पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे इस बार जो मैंने चीजें चेंज करी थी, कि मेरा ये था कि जो भी मैं केस स्टडीज कर रहा हूँ, उसमें मैं वैल्यूज जरूर लिखूंगा। कुछ भी आप जो भी आप जैसे जो भी केस स्टडी आती है, जब आप उसको सॉल्व करते हो, तो आप वहां पे पॉइंटर्स लिख के वहां पे वैल्यू लिख दो कि ये कौन सी वैल्यू शो कर रही है, ये कंपैशन शो कर रहा है, ये इंटीग्रिटी शो कर रही है, एम्पैथी शो कर रहा है। तो ये पूरे जीएस के पेपर में मैंने करने की कोशिश की। जो कीवर्ड्स वाले भी क्वेश्चन थे, या जो भी जहां भी क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, तो मैं कोशिश करता था सिलेबस के जो टर्म्स मेंशन्ड है सिलेबस में, वहां से मैं उसको लिख सकूं, उस वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकूं, और कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स लिख सकूं। तो आई थिंक ये एक। और उसमें एथिक्स में एक और चीज है, एथिक्स में पीवाईक्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली केस स्टडीज की अगर देखो आप तो। क्योंकि क्वेश्चन के थीम्स इतने सालों से, जब से एथिक्स का पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मेजरली इन्होंने सारे मोटे मोटे सारे थीम्स कवर कर रखे हैं यूपीएससी ने। आई थिंक बहुत ज्यादा उनके पास कोई नया क्वेश्चन नहीं होता है। तो केस स्टडीज तो आप बिल्कुल सॉल्व करो, 5 साल की आप मिनिमम सॉल्व करो, प्रेफरेबली अगर आप 10 साल की करते हो तो वो भी कर सकते हो आप। बट 5 साल की आप केस स्टडीज बिल्कुल सॉल्व करो, और वहां से फॉर्डर मटेरियल तैयार कर लो, उसके आप बहुत शॉर्ट नोट्स बना लो, ऐसे कि एक पर्टिकुलर केस स्टडीज में आपको किन चीज कैसे अप्रोच करना है, क्या वैल्यूज हैं, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, क्या क्या डिलेमाज आते हैं, क्या एथिकल डिलेमाज हैं, तो उन चीजों के थोड़े नोट्स बना लो आप। आई थिंक वो हेल्प करेगी। बाकी स्ट्रेटजी वाइज ये है, अगर नोट्स मेकिंग की मैं बात करूं, एक मेजर पार्ट जो काफी डाउट होता है बच्चों को, नोट्स मेकिंग करनी है, नोट्स मेकिंग करनी है, खुद से बनानी है, नहीं बनानी है, टॉपर्स की देखनी है, क्या करना है। तो देखो इसमें भी बहुत
डिफरेंट स्ट्रैटेजी है सबकी। एक आइडियल आइडियल जो तरीका है वो ये कहता है कि आप खुद के नोट्स बना लो। तो मुझे पता है बहुत आइडियल प्रिपरेशन होती नहीं है। जैसे पर्सनली मैंने भी सिर्फ GS4 के नोट्स बनाए और कुछ सेलेक्टिव टॉपिक जैसे सोसाइटी के, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन छोटे टॉपिक से बनाए। बाकी मैंने पर्सनली खुद से नोट्स नहीं बनाए थे। मैंने शून्य IS की एक मेंस की नोट्स मेंस की बुक आती है GS वाली, तो आई थिंक उसमें बहुत डिसेंटली दे रखा है चीज़ों को। उन्होंने सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंग ही कवर कर रखी है चीज़ें। तो वहां से मेरा था कि मैं वहां से चीज़ों को मैंने उसको बहुत गो थ्रू करा था, पेज बाय पेज ऐसे मैंने उसको पढ़ रखा था। आई थिंक वो भी बहुत बल्कि बुक है, तो उसमें थोड़ा आपको सेलेक्टिव होना पड़ता है कि कौन सा पार्ट आप पढ़ना है, कौन सा याद करना है। बट वो काफी अच्छा कंपाइलेशन है कि एग्जांपल्स के साथ और सब कुछ। तो एक बहुत रेडी नोट्स तैयार होता है। तो आपको बहुत ज्यादा जैसा अगर बहुत सारे टॉपर्स बोल रहे हैं कि नोट्स बनाना कंपलसरी है, तो आई डोंट थिंक आई एग्री विद दैट। सबकी एक अपनी स्ट्रेटजी होती है। जरूरी नहीं है कि नोट्स आप बनाओ ही सब कुछ के। अगर आपको बनी बनाई चीजें मिल रही हैं तो आपको डबलिंग ऑफ एफर्ट्स की जरूरत नहीं है, आप वहां से देख लो। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए उस चीज के बारे में, भले ही आप खुद के नोट से पढ़ रहे हो या किसी कोचिंग के नोट से पढ़ रहे हो। तो आई थिंक ये था मेरा मेजरली। और बाकी कुछ क्वेश्चंस जो हैं कि ऑप्शनल ऑप्शनल पे क्वेश्चंस है अगर हैं कि ऑप्शनल कैसे चूज करें। तो देखो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं। जैसे एक तो इंटरेस्ट क्या है एस्पिरेंट का, इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, वो आपको बहुत ध्यान में रखना है। दूसरा ये है कि वो ऑप्शन कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आई थिंक उस पे भी आपको एक एक फेयर बैलेंस वो करना चाहिए। सर ऑप्शनल GS मैनेज कैसे करें, रफली डेली शेड्यूल। ठीक है, मैं शेड्यूल की बात कर लूंगा। एट सिक्योर्ड AIR 3 इन UPSC combined GS and this year, and I'm starting preparation for UPSC. People in my family demotivating me a lot and don't trust these services. How to stay motivated? हाँ ठीक है, देखो मैं जनरल जनरल कुछ बातें भी कर देता हूँ बीच में, ताकि सेशन भी थोड़ा इंटरेक्टिव रहे। देखो सबसे पहले तो आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा है, और आई थिंक UPSC की जर्नी या कोई भी जो जर्नी होती है उसमें बहुत सारे आपको चैलेंजेस मिलेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं। आई थिंक उसमें एक फैमिली की तरफ से अगर कोई चैलेंज आ रहा है तो वो भी उसी जर्नी का एक पार्ट होता है। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पर्सनली कितना मोटिवेटेड हो इस एग्जाम को लेके। आई नो बहुत डिफिकल्ट होता है इन चैलेंजेस को हैंडल करना, जो भी फैमिली से प्रेशर आ रहा है, बाकी चीजों से आ रहा है। बट अगर आपका विजन और आपका मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग है तो आई थिंक आप चीजों को आप सेल थ्रू कर लोगे। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत स्ट्रांग मोटिवेशन होना चाहिए। और दूसरी एक और बात जो बहुत प्रैक्टिकल बात है, कोई भी एग्जाम आपकी लाइफ से बड़ा नहीं है। तो भले ही अगर आप एग्जाम में थोड़े अप्स एंड डाउन चलेंगे, आप अगर उतना अच्छा भी नहीं कर पा रहे, उससे आपको बहुत डिमोटिवेटेड फील होने की जरूरत नहीं है। लाइफ बहुत बड़ी है, इंजॉय करना बहुत जरूरी है। कई बार हम ऐसे टॉपर्स को देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा मन होता है कि उनके जैसा बनना है, बट उनकी भी आप लाइफ देखो, उनकी भी जर्नी देखो, तो बिना स्ट्रगल्स के नहीं रही है। हर टॉपर रिजल्ट आने से पहले उतना ही परेशान होता है जितना आज शायद बहुत सारे लोग होंगे जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो बिल्कुल टॉपर्स भी उतने ही परेशान होते हैं। जब रिजल्ट आ जाता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ बहुत मेहनत करी थी, बट मेहनत बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और लक का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है UPSC जैसे एग्जाम में। तो हो सकता है कई बार लाइफ बहुत अनफेयर हो, एग्जाम भी बहुत अनफेयर है, लाइफ भी बहुत अनफेयर है। तो मे बी कई बार ऐसे सक्सेस आपको नहीं भी मिले, उससे आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। वो भी एक पार्ट है। आपको आपको ये सीखना है कि कैसे उन चीजों से डील करे। उसको बहुत दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है किसी भी एग्जाम को। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मेरे को सर ने सजेस्ट किया है कि शून्य के मेंस कंपाइलेशन के शॉर्ट नोट्स बनाओ, इज इट यूजफुल? देखो बना सकते हो शॉर्ट नोट्स, बट मेजर वही है। जैसे जैसे मेरा ये सोचना था कि आप नोट्स मेकिंग का मेन पर्पस ये है कि आप रिवीजन कर पाओ। तो ऑब्वियसली बहुत ही बल्कि है शून्य का मेंस मटेरियल। तो पर्सनली जैसे मैं करता था, मैं बहुत लेजी था नोट्स बनाने में, मैंने उतने नोट्स नहीं बनाए कभी। तो मैं शून्य के मेंस मटेरियल में अंडरलाइन करता था, उसको हाईलाइट करता था मैं। तो ये मेरा मेजर था कि उसमें जो भी एक तो खुद ही हाईलाइटेड होते हैं वो चीजें, तो उसमें से भी मैं मुझे लग रहा है अगर कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, मैं उनको हाईलाइट कर लेता था, ताकि द एंड गोल इज कि आपका रिवीजन इजी हो। ये नहीं है कि आपको उसके नोट्स और नोट्स के नोट्स बनाए आप, क्योंकि ऑब्वियसली नोट्स का यूटिलिटी तभी है जब आप उसको यूटिलाइज कर पाओ। पता चले आपका पूरा टाइम नोट्स बनाने में निकल रहा है और फिर आप उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, तो आई थिंक वो फिर बहुत फ्यूटाइल होती है चीजें। उससे बेटर है कि आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ जाओ और
आपको अगर लग रहा है कि आपको नोट्स बनाने में मजा नहीं आ रहा, आप डायरेक्टली आप अंडरलाइन कर लिया करो उस मेंस मटेरियल में ही। आई थिंक वो स्ट्रेटजी मेरे लिए बिल्कुल वर्क करी है और होपफुली आपके लिए वर्क कर सके। पर अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप खुद के नोट्स बनाते हो, तो आई थिंक वो भी आप कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। प्रीलिम्स पेपर अटेम्प्ट अप्रोच टू 100 या राउंड वाइज सब्जेक्ट वाइज थोड़ा डिटेल में। अच्छा ठीक है, हाँ। प्रीलिम्स की अप्रोच की मैं बात कर लेता हूँ। उससे पहले मैं 2-3 पॉइंटर्स और मैं बता दूं जो सेट ऑफ क्वेश्चन मुझे मिले हैं, मैं उनको डिस्कस कर लूँ 2-3 क्वेश्चन, फिर मैं एड्रेस करता हूँ। एक तो ऑप्शनल का वही है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट बेसिस पे होना चाहिए थोड़ा। आप मार्केट का भी देख लो कि मार्क्स किस में मार्क्स कैसे आ रहे हैं, कौन से ऑप्शनल के कंटेंट अवेलेबल है नहीं है, तो थोड़ा वो चीजें मैटर करती हैं। आई थिंक मेजरली इंटरेस्ट मैटर करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब ये भी है कि कई लोग ऐसे मैथली लिटरेचर ले लेते हैं, तो अब उसमें अगर आपको कंटेंट की कमी हो रही है, आपको दिक्कतें हो रही है, तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आई थिंक वो एक रहता है। मेजरली जो बच्चे चूज करते हैं, या तो उनका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होता है कोई, स्पेशली जैसे अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो या तो वो मैथ्स फिजिक्स से आपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की स्ट्रीम लेता है, या तो फिर अगर ह्यूमैनिटीज में है तो कुछ ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जिसका ओवरलैपिंग हो जीएस के साथ, सोशियोलॉजी, पीएसआई और ऐसे टॉपिक्स। तो आई थिंक एक ये है कि इंटरेस्ट बहुत ही मैटर करता है। तो आप उस बेसिस पे डिसाइड करो चीजों को, ताकि आपको मजा आए, क्योंकि कई बार ऐसे जर्नी लंबी होती है, साल 2 साल 3 साल, तो आपको बिल्कुल इंटरेस्ट होना चाहिए उस ऑप्शन में। स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, हाउ मेनी मंथ्स आर आइडियल फॉर डूइंग फुल मेंस प्रिपरेशन? देखो, टाइम जो है बहुत ही डिपेंड कर सकता है। आप एक साल में एक आप रफ मैप बना सकते हो कि आपको ये चीजें कवर करनी है, उसको आप कवर करने की कोशिश कर लो। बट बिल्कुल आपको ऐसे ये फोर्स नहीं करने की जरूरत है खुद को। थोड़ा अपना बहुत, मुझे लगता है ऐसे बहुत फ्लेक्सिबल अप्रोच रखना चाहिए। ये नहीं है कि ये चीजें मुझे खत्म करनी ही है और 2 महीने में, बाकी मुझे अगर समझ में नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट, फिर भी मुझे 2 महीने में खत्म करनी है, पूरी पॉलिटी और स्पेक्ट्रम खत्म करनी है। आई थिंक दैट दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। रादर आप फ्लेक्सिबल थोड़ा अप्रोच रखो, भले ही टाइम आपको थोड़ा ज्यादा कम लग सकता है। आई थिंक आप टाइम ड्रिवन मत सोचो, आप वैसे सोचो जो आपने गोल्स बनाए हैं, टॉपिक्स है वो कवर करने हैं। तो आई थिंक दैट अप्रोच ज्यादा यूजफुल होगी। मेरे ऑप्शनल के बारे में बोलूँ तो मेरा मैथमेटिक्स ऑप्शनल था, और मैंने इसके लिए कोई कोचिंग नहीं करी थी। मैंने आईएमएस एक फेमस कोचिंग है मैथ्स की, तो उसके मटेरियल्स मैंने सॉल्व करे थे। और फिर जहाँ कुछ कुछ टॉपिक्स में जहाँ मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उसमें मैंने फिर बुक्स को कुछ रेफर करा। कुछ स्पेसिफिक बुक्स है, तो आई थिंक अगर स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे मैथ्स के, तो मैं उनको एड्रेस कर दूंगा, क्योंकि ऑप्शनल की स्ट्रेटजीज अलग अलग होती हैं। कुछ टेक्निकल हैं, कुछ ह्यूमैनिटीज वाले हैं। तो आई थिंक मेजर एक वो है कि आप इंटरेस्ट ड्रिवन रहो, आपको जिसमें मजा आ रहा है वो ऑप्शन चूज करने की कोशिश करो। और कई बार क्या होता है, आपको ये रियलाइज नहीं होता कि कई बार इंटरेस्ट तो होता है, बट जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब समझ में आता है कि अच्छा चीजें बहुत डिफरेंट है। जैसे मैथ्स की भी बात करूँ, तो मैथ्स जो यूपीएससी में वो भी बहुत डिफरेंट है। जैसे जेई में जो मैथमेटिक्स होती थी उससे काफी डिफरेंट है। यहाँ पे थोड़ा थ्योरेटिकल चीजें हैं, प्रूफ्स हैं, थ्योरम्स हैं, थोड़ी रोट लर्निंग भी चाहिए होती है। तो तो ये भी है, आप जब डिसाइड करो, आप 1-2 महीने पढ़ के देखो ऑप्शन को, आप उसके पीवाईक्यूज एनालाइज करो, आप टॉपर के स्ट्रेटजी सुनो उस पे, और फिर आप डिसाइड करो कि आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट है या नहीं उस ऑप्शन में। सर, व्हाट वाज योर मोटिवेशन दैट नेवर लेट यू डाउन अदर देन सोशल सर्विस? यार देखो, मोटिवेशन एक तो बिल्कुल सोशल सर्विस का मोटिवेशन होता ही है। दूसरा, आई थिंक मुझे लगता है आप वैसे सोचो, लाइफ में आपको करना क्या है। आपको जो भी आपकी लाइफ के 35 साल 30 साल जो भी बचे हैं जिंदगी में इस सर्विस में, आप वो सोचो कि आपको किस काम में मजा आएगा। अगर आपको लगता है कि आप किसी और सेटअप में, किसी और चीज में आपको उतना मजा नहीं आएगा, तो आई थिंक वो फिर जब उसके आपको लगता है कि आप अपने आप को सोचो कि आपको किस चीज में मजा आएगा। जैसे पर्सनली मुझे लगता था कि कॉर्पोरेट कल्चर में शायद मैं उतना सेट इन नहीं हो पाऊंगा, तो मुझे थोड़ा वो था। आई थिंक उससे भी एक मोटिवेशन मिलती है आपको कि नहीं, आपको गवर्नमेंट सर्विसेज वालों चीज में जाना है, आपको जो उनका वर्क सेटअप है उसमें मजा आएगा, जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी सिविल सर्वेंट बन के, आई थिंक वो बहुत ज्यादा होगी। ये फैक्टर्स होते हैं, तो आपको मोटिवेट करती है वो चीजें। इज देयर एनी रोल ऑफ स्मार्ट वर्क इन यूपीएससी, प्लीज सर शेयर कॉम्प्रिहेंसिवली? देखो, बिल्कुल स्मार्ट वर्क, मैं वही बता रहा था कि स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत सारे टॉपर्स बोलते हैं कि नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, और मुझे लगता है कि अ, ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि ऐसे आप हार्ड वर्क ही करो।
10-12 घंटे पढ़ो, 12-14 घंटे पढ़ो, मुझे लगता है ये अ, हो सकता है कुछ लोगों के लिए वर्क करती है, कुछ लोग रेलेवेंट हो, बट ज़रूरी नहीं है सबके रेलेवेंट हो। पर्सनली मैं कभी भी 7 से 8 घंटे ज़्यादा मेरी पढ़ाई नहीं हुई और मैं सोशल मीडिया, बाकी चीज़ों पे भी बहुत एक्टिव रहता था, हर चीज़ों को कोशिश करता था कि प्रोसेस को एन्जॉय करूँ। तो आई थिंक वो बहुत है कि इसलिए इसलिए वो ज़रूरी होता है कि अगर आप कम टाइम में पढ़ते हो, तो स्मार्ट वर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए मैं बोलता हूँ, जैसे आपको कैसे आंसर पे अप्रोच करना है, आपको कैसे फॉर्डर मटेरियल तैयार करनी है, ये सब स्मार्ट वर्क का ही पार्ट है। ये आपको कोचिंग वाले नहीं बताते हैं या कोई और ऐसे जनरली आपको उतना मार्केट में सुनने को नहीं मिलती। आप टॉपर्स के थ्रू, पीयर्स के थ्रू, बाकी चीज़ों से आप समझते हो उस चीज़ को कि कैसे कम नॉलेज के साथ ही आप ज़्यादा चीज़ों को लिख सकें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, इस बार जो जीएस 1 में क्वेश्चन था, पल्लवा, आई थिंक पल्लवा आर्किटेक्चर और पल्लवा लिटरेचर पे क्वेश्चन था। जैसे पल्लवा आर्किटेक्चर सबने पढ़ा होता है, नरसिम्हा वर्मन, नंदी वर्मन, राशिम वर्मन, इनके जो भी के फॉर्म्स थे, इनके बारे में पढ़ा होता है, बट पल्लवा लिटरेचर जनरली लोगों ने नहीं पढ़ा होता। तो बहुत ही रैंडम सा क्वेश्चन था, मुझे भी नहीं पता थे पॉइंट्स, बट स्टिल इस क्वेश्चन में मैंने 12-13 पॉइंट्स लिखे हैं पल्लवा लिटरेचर पे सिर्फ। आई थिंक वो फिर वो मैंने कैसे लिखे, जब मैं पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा था, तो पीवाईक्यूज में चोला लिटरेचर, पांड्याज लिटरेचर, इन पे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो वहां से मैंने कोशिश करी कि एक फॉर्डर मेटल में तैयार करके रखूं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी लिटरेचर अगर है, वो तो वो डायडेक्टिक होती है, उसमें सीखने वाली चीजें होती है, उसमें आपकी रिलीजियस वैल्यूज के बारे में बताया होता है, उसमें सोशल लाइफ डिपिक्ट की होती है। तो आई थिंक अगर ये चीजें चोलाज और पांड्याज लिटरेचर के लिए वैलिड है, तो आप ये लॉजिकली सोच सकते हो कि ये चीजें पल्लवाज में भी रही होंगी। तो आई थिंक ये थोड़ी सी स्मार्ट वर्क की स्ट्रेटजीज है, वो आप उसको यूज करो। तो आई थिंक ये एक और, जैसे मैंने पॉइंट लिखा कि इट इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ संगम लिटरेचर, तो कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस रहा होगा संगम लिटरेचर में। तो आई थिंक ऐसे ऐसे पॉइंटर से आप बहुत रैंडम क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। आई थिंक यही स्मार्ट वर्क का गेम है। अम, बाकी आगे कुछ और क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं, तो देखो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस यही है मेरा कि आप बिल्कुल करो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, बट आप उसको इसलिए बस मत करो कि कोई टॉपर आके ये बोल रहा है आपको कि हर दिन आंसर लिखना है और इतने 1000 आंसर्स लिखने हैं, 2000 आंसर्स लिखने हैं, इसके लिए मत करो। आप इसके लिए करो कि वो चीज़ आपको इवेंचुअली कितना हेल्प कर रही है। अगर आपको ये लग रहा है कि ऑब्वियसली आंसर जब आप लिखते हो बहुत सारे, तो आपकी क्लैरिटी डेवलप होती है। बट कई बार क्या होता है, बहुत सारे, जैसे मेरे लिए जो चीज़ वर्क करी कि जो भी 2 साल 3 साल जो चीज़ें पढ़ी है, तो जो थ्योरी वाली पार्ट होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, वो आपके ब्रेन में होते हैं चीज़ें कि आपको ये पॉइंटर्स है। तो मुझे पिछले बार जो मैंने अटेम्प्ट दिया, मेरे 335 मार्क्स थे, जो कि काफ़ी बिलो एवरेज थे। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे मेरी वीकनेसेस कहाँ पे है। नॉलेज वाइज़ मैंने इस अटेम्प्ट में भी कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी, बट ये था कि मैं वैल्यू एडिशन पे मिसिंग था। तो रेदर देन कि राइटिंग ऐसे 500 क्वेश्चंस, अगर मैं वैल्यू एडिशन पे काम कर लूँ, आई थिंक वो मुझे ज़्यादा हेल्प करेगी चीज़ें। तो मैंने बहुत एक्सटेंसिवली फिर वैल्यू एडिशन वाली चीज़ों पे काम करा, बहुत सारे पॉइंट्स बढ़ाए। तो आई थिंक आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखो, उस पे प्ले करने की कोशिश करो, रेदर देन कि किसी भी टॉपर की, मेरी या किसी की भी, आप ब्लाइंडली बात फॉलो करने की कोशिश करो कि आंसर राइटिंग अगर किसी ने बोल दिया है तो लिखनी ही है, प्रीलिम्स के 100 टेस्ट लगाने तो लगाने ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबकी स्ट्रेटजीज अलग है। आप खुद को देखो कि कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए वर्क कर रही है। और इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना इंपॉर्टेंस है, तो आई थिंक देखो, बहुत बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है पीवाईक्यूज। और क्योंकि वो वो एक फर्स्ट हैंड आपको प्रूफ देते हैं, फर्स्ट हैंड एक एक एक्सपीरियंस है कि क्या क्वेश्चन पूछ रही है यूपीएससी, किस डायरेक्शन में जाती है। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको आपको बस लिखना नहीं है, सॉल्व नहीं करना है, वहां से आप फॉर्डर मटेरियल निकालो, जैसे ये मैंने करा था। और उसके लिए आप किसी भी कंपाइलेशन का यूज कर सकते हो। बहुत टॉपर्स के भी कंपाइलेशन आते हैं आजकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, जैसे मैंने उसमें भी शून्य आईएएस फॉलो करा था। और एक टॉपर की जो कंपाइलेशन, आई थिंक गौरव बुडानिया और बाकी जो सर है, उन्होंने बना रखी है। आई थिंक दोनों का एक मैंने हेल्प लेके करी थी। उसमें से मैंने फॉर्डर मटेरियल निकाले थे, जैसे कुछ भी अगर जीएस 1 में क्वेश्चन आ रहा है, लेट्स से वुमेन पे आ रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट पे आ रहा है, रोल ऑफ वुमेन पे आ रहा है क्वेश्चन, या जो भी बाकी क्वेश्चन है, तो उससे जो जो एक अप्रोच होती है कि कैसे आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखनी है। आपको जब क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको कैसे उसके सोशल सोशल पॉइंट्स कवर करने हैं, इकोनॉमिक पॉइंट्स कवर करने हैं, पॉलिटिकल डायमेंशंस कवर करने हैं। तो आप उसका एक रफ रफ मैप वर्क बना लो कि ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कैसे अप्रोच करोगे। आई थिंक उसमें मैं जब मैं फ्रेंड से भी डिस्कस करता था, तो ये था कि
अगर आपको लिखने का मन नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप बस क्वेश्चंस उठाओ और आप उसमें वो डिसाइड करो कि आप उसमें लिखोगे क्या उस क्वेश्चन में। किसी क्वेश्चन को एड्रेस करने में मैं इसमें कौन-कौन से पॉइंटर्स लिखूँगा। जैसे इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन है, तो क्या मैं इकोनॉमिक कौन-कौन से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में लिखूँगा, कौन-कौन सी चीज़ों के बारे में मेंशन करूँगा, बस वो शॉर्ट पॉइंट्स लिख लो आप पीवाईक्यूज़ के पहले। आई थिंक वो बहुत हेल्प करेगी। अ, बहुत सारे क्वेश्चंस मिस हो रहे हैं मुझे, मैं देख लेता हूँ। आप लोग रीसेंड कर देना क्वेश्चन जो मिस हुए हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? सर मुझे रिवाइज़ करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, कब करूँ ये समझ में नहीं आता है। देखो रिवीजन देखो बहुत बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। अ, दोनों स्टेजेस में, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी आई थिंक रिवीजन का ही ज़्यादा रोल है, क्योंकि जब तक आपको चीज़ें रिटेन नहीं होंगी तो बहुत डिफिकल्ट होता है प्रोड्यूस करना। और स्पेशली मेंस में चूँकि बहुत टाइम कम होता है, 7 मिनट के अंदर आपको रफली 2 पेज लिखने हैं, 10 मिनट में 3 पेज लिखने हैं, तो आपको मल्टीपल रिविजन्स करने हैं। और रिविजन्स में मैं ये बोलूँगा कि आप एक्टिव रिकॉलिंग किया करो। जैसे जब आपने 1 बार 2 बार पढ़ लिया है किसी टॉपिक को, तीसरी बार पढ़ रहे हो तो आपको सॉरी तीसरी बार पढ़ रहे हो तो ये आप बस उसको पैसिवली बैठ के पढ़ो मत। आप टॉपिक ले लो, टॉपिक से आप फिर उसको कवर करके और रिमाइंड करने की कोशिश करो कि उस टॉपिक में आपने कौन-कौन से पॉइंटर्स पढ़े हैं, क्या-क्या चीज़ें आपने पढ़ी है उसमें। आई थिंक उससे बहुत हेल्प होती है कि जैसे कोई गवर्नेंस का टॉपिक है, सिटीजन चार्टर कोई टॉपिक है लेट्स से, तो जैसे मैंने हेडिंग पढ़ी सिटीजन चार्टर, तो मैं अपने मन में कोशिश करूँ सोचने की कि क्या पॉइंट्स मुझे याद आ रहे हैं। क्या मैं ऐसे पॉइंट जनरेट कर पा रहा हूँ दिमाग में 5-6 पॉइंट सिटीजन चार्टर को लेके। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन का एक तरीका। Sir, factual subjects like modern history and MAC, I use summary of a spectrum and fact book for ancient, but still not getting the accuracy. देखो यार, प्रीलिम्स में तो ऑब्वियसली बहुत, अगर एंशियंट मिडिवल की बात करें तो बहुत डिफिकल्ट हो, क्योंकि क्वेश्चंस किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से नहीं आ रहे हैं। तो बिल्कुल उसमें आप बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है एक्यूरेसी की। अगर आप 50% भी एक्यूरेसी कर पा रहे हो या 40-60 भी कर पा रहे हो तो आई थिंक दैट इज़ फाइन। बहुत ज़्यादा उसमें आप परेशान मत हो। उन वो ऐसे पार्ट्स हैं इस एग्ज़ाम के प्रीलिम्स के जो अनकंट्रोलेबल्स है। उसको उसका सिलेबस बहुत डिफाइंड नहीं है, चीज़ें बहुत रैंडमली पूछ लेते हैं वो। फॉर एग्जांपल एमएक की बात करूँ तो बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, बट फिर भी जब वो कुछ बुक्स के बारे में पूछते हैं बुद्धिज्म की, तो ऐसी बुक्स होती है जो किसी ने सुनी नहीं होती है। तो आई थिंक वैसे क्वेश्चंस के लिए की वजह से आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। उसके उसके प्रॉब्लम में आके आप जो स्टैटिक की चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए उसको आप मिस कर दोगे। तो आई थिंक उसको आप अवॉइड कर सकते हो कि ज्यादा आप बहुत ज्यादा डिटेल में मत पढ़ो। आपने जो बेसिक्स एक बार सोर्स कर लिए कवर, उसको 2-3 बार रिवाइज कर लो और फिर बाकी अगर रैंडम क्वेश्चंस आएंगे तो सबके लिए रैंडम है, वो किसी के लिए भी पढ़े हुए नहीं है क्वेश्चंस वो। सर अंडरस्टैंड यूपीएससी से पढ़ रही हूँ, सत्यम भैया से, वो अच्छा पढ़ा रहे हैं। यस, देखो बिल्कुल प्रीलिम्स के लिए मैं बात करूँ तो पर्सनली मैंने भी अंडरस्टैंड यूपीएससी से सत्यम जैन सर के जो पीवाईक्यूज के एनालिसिस है वो देखे हैं मैंने। और मैं इस पॉइंट में ये देखो पीवाईक्यू में प्रीलिम्स में क्या है स्पेशली कि बहुत बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ऑब्वियसली आएंगे नहीं। आपको 20-30 ही ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको 100% पता होगा। बाकी चीजों में जो लॉजिकल एलिमिनेशन है, लॉजिकल गेसिंग है, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं पर्सनली भी सत्यम जैन की वीडियोस मैंने फॉलो करी है सर की, तो काफी अच्छी है उनकी। आई थिंक मैड सीरीज नाम से आती है उनकी सीरीज वो। तो उसमें आप वो डेवलप करते हो लॉजिक्स ट्रिक्स, एंड आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप उसको देखो मत, उसको आप फिर क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करो। आप टेस्ट सीरीज में, मॉक सीरीज में, आप पीवाईक्यूज में उसको इंप्लीमेंट करके देखो उन चीजों को। तो आई थिंक दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। Sir, how to analyze theme when we read NCERT books? Sir, how to analyze theme when we read NCERT books? देखो थीम्स आपको एनसीईआरटी बुक से नहीं रियलाइज वो करनी है एनालाइज। थीम्स आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एनालाइज करने की, किस थीम पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्रीलिम्स में भी मेंस में भी कुछ, अगर प्रीलिम्स थोड़ा सा तो कंपैरेटिवली उसमें ज्यादा एम्बिग्यूटी होती है। अगर मैं मेंस की बात करूँ तो कुछ थीम्स तो बहुत ही फिक्स है मेंस में। जैसे फॉर एग्जांपल अब एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस आने ही है, 2 से 3 क्वेश्चंस आने ही है जनरली। वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ऐसे अगर कोई आईआर का क्वेश्चन है तो आईआर में ऑब्वियसली यू नो द थिंग्स की जो करंट में चल रही है उनसे क्वेश्चंस आएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट है तो उसमें भी चीजें फिक्स है। तो आई थिंक आप क्वेश्चंस के थ्रू थीम देखो। आप अगर आपको ये टास्क करना है, आप खुद से पीवाईक्यूज उठाओ अगर, और उसमें आप देखो कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में किस चीजों पे पूछ रहे हैं वो। आई थिंक बना भी रखी है, बहुत कोचिंग ने कंपाइलेशन बना रखी है इसकी थीम वाइज पीवाईक्यूज की। आई थिंक आप उसको एनालाइज करो। सर कभी कभी लगता है सब कुछ पढ़ा है लेकिन मुझे कुछ ओके इनकम्प्लीट है। सर आर यू फ्रॉम आईआईटी जोधपुर? नहीं, आई एम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
तो आई थिंक ये चीज़ें हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू से क्वेश्चन थीम बिल्कुल थीम्स देखो बिल्कुल रिपीट होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि अ, तभी आपको रियलाइज होता है कि क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं देखो मेंस में कई बार हमें ऐसा लगता है जब हम पेपर को देखते हैं कि बहुत ऐसी चीजें हैं क्या पढ़े नहीं पढ़े सिलेबस बहुत ही ज्यादा वास्ट है पर अगर आप थीम्स देखोगे तो एटलीस्ट 60-70% जो टॉपिक्स है उनके थीम्स स्पेशली जैसे जीएस 2 और जीएस 3 की बात करूं तो उनमें बहुत 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 माइक्रो डिटेलिंग में सिलेबस उन्होंने दे रखी है आई थिंक वो फिर आप वहां से उनके नोट्स प्रिपेयर कर लो या जो भी कोचिंग के नोट्स आप फॉलो करते हो उसको देख लो तो वो सिलेबस आपका बहुत छोटा हो जाएगा जीएस 1 भले ही थोड़ा सा वास्ट है उसमें बहुत डिटेल में चीजें नहीं दे रखी है तो आई थिंक वहां पे फिर आप थोड़ी सी डायनेमिक अप्रोच कर सकते हो बट बहुत सारे एथिक्स एथिक्स की अगर बात करूँ तो एथिक्स का सिलेबस बिल्कुल ही डिफाइंड है जो भी कीवर्ड्स दे रखी है आपको आप उनके छोटे नोट्स बना सकते हो 1 पेजर 2 पेजर नोट्स बना लो आप उनके आप केस स्टडीज को वो कर लो आई थिंक ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है 21 में घर वाले शादी का प्रेशर डाल रहे हैं बट उससे पहले मुझे इंडिपेंडेंट बनना है मैं क्या करूँ गाइडेंस नहीं सर यार देखो बहुत बिल्कुल सोशल प्रेशर फैमिली का प्रेशर तो रहता ही है बहुत दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर होता है जैसे आपने बताया पर्सनल प्रॉब्लम्स है बहुत सारे फैमिली के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आई थिंक इसमें एक ये है कि जब आप खुद से वो फैमिली को भी दिखाते हो कि आप में वो जज्बा है आप जब वो मेहनत दिखाते हो तो आई थिंक फैमिली भी समझने की कोशिश करती है आपको जो भी प्रॉब्लम्स है आप अगर दिखाओ कि मैं अच्छा कर सकता हूँ कर सकती हूँ मुझे मन है मेहनत है तो आई थिंक बिल्कुल सपोर्टिव होंगे वो फिर क्या विदाउट कोचिंग यूपीएससी क्लियर हो जाएगा या बिल्कुल देखो कोचिंग की वही मैं बता रहा था स्टार्टिंग में कोचिंग की बहुत एक लिमिटेड यूटिलिटी है 10% ही मुझे लगता है कोचिंग की यूटिलिटी है 90% जो चीजें हैं वो आपकी सेल्फ स्टडी है आपको खुद से इंटरनलाइज करनी है चीजों को समझना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ और क्वेश्चन जो है कि यूपीएससी में आपने कौन कौन सी गलतियां करी थी तो देखो गलतियां ये गलतियां अगर मैं खुद देखूं पर्सनली जी मेंस की बात करूं मैं तो पिछले अटेम्प्ट और इस अटेम्प्ट में यही गलती थी पिछले अटेम्प्ट में मेरा वैल्यू एडिशन बिल्कुल ही जीरो था मैं बस ये सोच रहा था कि मैंने पॉइंटर्स लिख दिए बट मैं उसमें ना मेरे डायग्राम्स थे ना मेरे फ्लो चार्ट्स थे ना मेरे बहुत ही कम कमिटीज थी जजमेंट्स नहीं थे मेरे तो ये आई थिंक वैलिडेशन पार्ट मेरा बहुत ही कम था आई थिंक उसकी वजह से मुझे वो अटेम्प्ट कॉस्ट हुआ मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आई थिंक ये एक मेजर इशू था मेंस में प्रीलिम्स में तो देखो थोड़ी एम्बिग्यूटी होती है मेहनत करते हैं लोग जो भी बेसिक कुछ चीजें कवर करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि कुछ बहुत मेजर ब्लंडर करा था मैंने हाँ ये जरूर है जब आप सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट देते हो तो स्टैटिक की जो चीजें हैं वो आपकी बार बार रिआइटरेट होती है तो आपकी बेटर आपको याद हो जाती चीजें जो भी यूपीएससी के ट्रैप्स हैं आप उसको समझने लगते हो तो आई थिंक ये चीजें हैं फिर वॉज इट योर फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं यार मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था हाउ मेनी मंथ्स बिफोर प्रीलिम शुड वी स्टॉप कवरिंग करंट अफेयर्स क्वेश्चंस आर अनलाइकली टू बी आस्क्ड यार जैसे देखो अभी मई में जो अगर वो है मई में एग्जाम हो रहा है तो आई थिंक आप मार्च तक का पढ़ लो अगर आपको बहुत सेफ साइड पे रहना है तो आप अप्रैल कर लो 15 अप्रैल कर लो मतलब एक महीने पहले तक का क्योंकि जनरली ऐसे 15-20 डेज पहले क्वेश्चन पेपर प्रिंट हो जाता होगा जो भी तो आई थिंक आप मार्च तक का कर लो और अप्रैल मिड करना है तो कर लो आपको और वैसे भी अगर कुछ बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट कोई न्यूज हो गई है मान लो तो इन जनरल भी आपको दिमाग में आ जाती है चीजें सुनने को मिल जाती है अगर कुछ बहुत ही मेजर हो गया है जिसपे ऐसा बहुत अनलाइकली है कि कुछ ऐसे मेजर क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पिछले 15-20 दिन से तो आई थिंक बहुत आप इजिली आप 15 मंथ का कवर कर लो आप जनवरी से मार्च कर लो पिछले साल लाइक दी प्रीवियस ईयर जनवरी से लेकर और मार्च जिस साल आप एग्जाम दे रहे हो अगर मई में एग्जाम है तो मार्च तक का कवर कर लो आप उतना सफिशियंट होता है पीसीएस 2025 के लिए कोई टिप्स दे दीजिए यार पीसीएस के लिए तो आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक टिप्स बेसिक्स वही है जो बेसिक्स चीजों कवर करो आई थिंक उसके रिलेवेंट जो सोर्सेज होंगे आप उनको फॉलो करो करंट अफेयर्स का सोर्स बता दीजिए बहुत कंफ्यूजन है हाँ देखो मैंने भी बताया था भाई मैं पर्सनली शून्य आईएएस की फॉलो करता था तो मैंने प्रीलिम्स के लिए फॉलो करी शून्य आईएएस तो मुझे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लगती है उसमें बहुत हॉरिजॉन्टल कवरेज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें पढ़ना क्या है ये अंडरस्टैंडिंग होना जैसे जब मैं खुद अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ रहा था जब मैंने शून्य आईएएस स्टार्ट करी थी पढ़नी अब एक्चुअली सेकंड अटेम्प्ट में मैंने पढ़ना स्टार्ट करा था शून्य आईएएस
तो उसमें उसमें भी मैं ये गलती कर रहा था कि मुझे लगता था हर चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो जब आप क्वेश्चन्स को पीवाईक्यूज़ को ढंग से एनालाइज़ नहीं करते हो, तो आपको हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे स्पीशीज़ होते हैं एनवायरनमेंट में, तो स्पीशीज़ की क्या स्टेटस है, उनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, उनके बाकी स्टेटस क्या है, तो उसपे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि सबका याद करें कि कौन सा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन सा इंडेंजर्ड है। आई थिंक वो मॉक्स में भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, तो उससे भी एक फीलिंग आती है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप पीवाईक्यूज़ एनालाइज़ करोगे, तो आई थिंक 2018-19 मतलब 6-7-8 साल पहले इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था और उसमें भी एक स्टेटमेंट में कि कौन से इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है और उसके पहले क्वेश्चंस आए नहीं उसके ज़्यादा। तो आई थिंक बहुत मिसगाइडेड हो जाते हैं कई बार हम लोग और वही चीज़ें फिर जब हम टेस्ट सीरीज़ जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो हम वो चीज़ों को भी याद करने लगते हैं। तो आई थिंक उस पे फोकस मत करो आप थीम्स देखो और फिर उसके अकॉर्डिंग करो। जो चीज़ें रिलेवेंट नहीं है, उसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है और बहुत मोटा-मोटा देखो आप। आपने एक टॉपिक देखा और उसके आप बस सोच लो कि इसमें क्या 1-2 चीज़ें याद आ रही है, आपको बहुत उसकी डेप्थ में नहीं है, आपको वहाँ पे आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है उस चीज़ का, किसी भी चीज़ का कि आपको लेट्स से रिसाइक्लिंग का क्वेश्चन है, तो रिसाइक्लिंग का एक्सपर्ट नहीं बनना, साइंस एंड टेक का एक्सपर्ट नहीं बनना है, स्पेस टेक्नोलॉजी का भी एक्सपर्ट नहीं बनना है आपको कि रॉकेट की मैं पूरी मैकेनिज्म समझ लूँगा, कैसे ऑक्सीडाइज़ हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो आई थिंक वो ज़रूरत नहीं है, बहुत मेजर-मेजर चीज़ें देख लो आप मोटा-मोटा, जिससे आप क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएँ। सीसेट में मैथ्स कहाँ से पढ़े सर बता दीजिए प्लीज़। यार देखो चूँकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा मैथमेटिक्स से रहा है, तो सीसेट के मैंने पर्सनली कुछ रिसोर्सेज़ फॉलो नहीं करे थे। बट ये है ज़रूर कि मतलब उसमें बेसिक मैं ये बोलूँगा कि एक तो आप सीसेट को लाइटली मत लो, थोड़ा-सा चीज़ों आप जो भी आप उसको थोड़ा एक ऑर्गेनाइज़ तरीके से कवर करने की कोशिश करो। आई थिंक यूट्यूब पे और बहुत सारे कोचिंग के वीडियोज़ होंगे, कंपाइलेशंस होंगी। आप उनको देखो एक जैसे थीम्स वहाँ भी रिपीट होते हैं, जो पीवाईक्यू एनालाइज़ करने की बात है, सीसेट के लिए भी वैलिड है। जैसे मैथ्स में क्वेश्चन है, रीज़निंग के क्वेश्चन्स है, तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन्स है या कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन्स आ रहे हैं, कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन्स आ रहे हैं, तो वो चीज़ें रिपीट होती ही हैं। तो आप वैसे थीम वाइज़ थोड़ी प्रिपरेशन कर लो। और आप उसमें भी फिर एक और चीज़ है कि आप मैथ्स और इंग्लिश दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हो। स्पेशली अगर आप पीसीएम बैकग्राउंड से नहीं हो, तो इंग्लिश वाला पार्ट, मैथ्स वाला पार्ट दोनों आप फोकस कर लो। और आई थिंक बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है सीसेट भी। मेरे बहुत सारे आईआईटी के फ्रेंड्स हैं जो क्लियर नहीं कर पाए थे कई सारे अटेम्प्ट्स में सीसेट में। तो आई थिंक उसको लाइटली मत लो। आप सोर्सेज़ देख लो यूट्यूब के थ्रू और रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहो उसकी। सर हाउ यू टैकल्ड विद फैक्चुअल मगिंग पार्ट्स, व्हाट वाज़ योर रिविजन स्ट्रैटेजी? यार देखो फैक्चुअल पार्ट तो ये है जैसे मैं देखो आपको याद तो करनी पड़ेगी डेटा फैक्ट जजमेंट्स ये सब चीज़ों से आप भाग नहीं सकते। तो आप जैसे आपने जो भी मटेरियल सोर्स फाइनलाइज कर लिया, आप उसको सुबह में बैठा करो और एक तो एक्टिव रिकॉलिंग करो कुछ भी चीज़ पे। जैसे अब लेट्स से लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं, तो लॉजिस्टिक्स आप कॉपी ले जैसे मैं जो करता था, अगर मैंने कुछ कॉपी उठा ली, लॉजिस्टिक्स लिखा मैंने टॉपिक लेट्स से और मैं देखा कि उससे क्या-क्या डेटा मुझे याद आ रहा है कि कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, अगर ये चीज़ें इंप्रूव होगी तो कितना और बढ़िया होगा। तो आई थिंक उसको आप नोट एक शॉर्ट नोट्स में लिखा करो चीज़ों को। आई थिंक वैसे याद होती है चीज़ें, जब आप लिखते हो उसको। तो वो आपको पढ़ना तो पड़ेगा चीज़ों को 5-6 बार और लिख-लिख के पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको डेटा फैक्ट्स ये सब चीज़ें याद होंगी। Proud to have super senior from our schools and goals. अरे thank you so much. Sir, I'm starting my preparation for UPSC CSE 2026 from June this year. What should be my approx timeline be? ओके तो नेक्स्ट ईयर आप कर रहे हो देखो यही है मेजर आप पहले आप लो हैंगिंग फ्रूट्स पे वर्क करो जो भी चीजें जैसे पॉलिटी है इकोनॉमी है मॉडर्न हिस्ट्री है तो इन चीजों को कवर करने की कोशिश करो पहले और उसके बाद जो थोड़े से फ्रिंज टॉपिक्स है जो थोड़े छोटे टॉपिक्स हैं इंटरनल सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट तो उसको आप लेटर स्टेजेस में देखो पहले आप बेसिक्स क्लियर करो और बहुत ज्यादा आप रिजल्ट ओरिएंटेड और ये कि एक साल में चीजें खत्म कर लेनी है बहुत ज्यादा उस पर फोकस वैसा मत रखो गोल्स बनाओ अपने थोड़ी अपनी फ्लेक्सिबल करो टाइमिंग्स को आई थिंक फिर वो हेल्प करेंगे आपको और इससे के लिए यार मैंने बता दिया था अब बाकी आप वीडियोस देख लेना तो जब रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगे इसकी तो इससे मैंने थोड़ी बताई है चीजें कि कैसे टॉपर्स की कॉपीज एनालाइज करनी है वहां से कैसे कोट्स निकालने हैं कैसे वहां पे फ्रेजेस निकालने हैं कई बार जो आप स्ट्रेटजीज देखते हो टॉपर्स के उसमें दिखती है कैसे इंटरलिंकिंग होनी चाहिए कैसे एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए ऐसे का और बहुत सारे तो एनेक्डोट्स खुद ही निकल जाते हैं टॉपर कॉपीज से तो वो मैं भी काफी करता था एवर फेल्ट लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हाउ यू रीगेंड इट देखो बहुत नेचुरल है
थोड़ा-सा आपका जब आप स्पेशली जब आपको फेलियर मिलता है तो कॉन्फिडेंस आपका लूज़ होता है, बहुत नॉर्मल सी बात है। आई थिंक उसको भी एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। अ, सबसे पहले मुझे लगता है अंडर कॉन्फिडेंट तभी होते हो आप जब आप कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हो। आप दूसरों से कंपेयर मत करो। आप देखो कि सबकी एक यूनिक जर्नी है। अ, मैंने कई सारे सेशंस ऐसे मैं बता चुका हूँ कि ऐसे यूपीएससी की जो तैयारी है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो एक ऐसी रेस है जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट सबकी अलग है। क्योंकि एंड पॉइंट सबका एक है, आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो सबकी रनिंग स्पीड अलग होगी और चूंकि सबकी लर्निंग कैपेबिलिटीज अलग है, तो आई थिंक सक्सेस किसको कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा वो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अ, सबके अलग अलग होंगे। हो सकता है किसी को बहुत अर्ली सक्सेस मिल जाए 1 साल, किसी को 3 4 5 साल लग जाए, 6 साल लग जाए। तो आई थिंक आप कंपैरिजन मत करो। बहुत सारा जो हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, दैट इज बिकॉज वी स्टार्ट टू कंपेयर आवरसेल्फ विद अदर्स। तो आई थिंक कंपेयर मत करो, आप खुद देखो अपनी स्ट्रेटजीज को। सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, यूपीएससी में हो जाएगा क्या मेरा? यार देखो, बिल्कुल बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स क्लियर कर रहे हैं, तो आई थिंक बिल्कुल कर रहे हैं वो लोग। अब मार्केट में रिसोर्सेज भी काफी अवेलेबल हैं अक्रॉस लैंग्वेजेस। तो आई थिंक वो को बहुत इशू नहीं रह गया। अगर आप राइट डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो बिल्कुल होगा। सर आप मेरा क्वेश्चन इग्नोर नहीं कर रहा, आई थिंक मिस हो गया क्वेश्चन बहुत सारे, आप फिर से लिख दो। फॉलोड मुनाल सर नोट्स भाई? यार आई डिड नॉट फॉलो मुनाल सर नोट्स। मैंने जो विजन आईएएस से कोचिंग करी थी तो उसमें इकोनॉमिक्स जो पढ़ाया था उन्होंने, जुल्फिकार सर थे, उनके इकोनॉमिक्स के नोट्स थे। तो आई थिंक वो नोट्स से फंडामेंटल्स मेरे क्लियर हो गए थे, बेसिक स्टैटिक की चीजें। उसके अलावा मैंने जो भी जब मैं प्रीलिम्स आता था तो उससे पहले मैं प्रीलिम्स के लिए विवेक सिंह की जो बुकलेट जो बुक बुक 450 वाले क्वेश्चन है, 500 जो क्वेश्चन की बुक है, तो आई थिंक उसको सॉल्व कर लेता था इकोनॉमिक्स में, और मुझे लगता है वो सफिशियंट होता है। मैं दो चार और क्वेश्चंस देख लेता हूँ जो मुझे दिए गए हैं। अ, देखो वैल्यूडेशन मैंने बता दिया, टॉपर के नोट्स का भी मैंने बता दिया कि कैसे टॉपर आंसर कॉपीज को कैसे एनालाइज करना है। अ, हमेशा देखो पीवाईक्यूज और टॉपर की कॉपीज, ये इसको आप दो पिलर्स मान लो इस प्रिपरेशन का, उसको आप मत छोड़ो। हर स्टेज पे आप वो उनको रेफर करते रहो, तभी उससे आपको ये रियलाइज होगा कि आप ट्रैक पे कितना हो, कितना डाइवर्टेड हो। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में न्यूज़पेपर कितने इंपॉर्टेंट है? देखो न्यूज़पेपर, यार न्यूज़पेपर की यूटिलिटी तो बिल्कुल है, बट बहुत बार क्या होता है, टाइम कंस्ट्रेंट और बाकी चीजों की वजह से नहीं कर पाते। पर्सनली मैं न्यूज़पेपर डिलीजेंटली फॉलो नहीं कर पाया था, और चूंकि मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता था, मैथ्स ऑप्शनल था बाकी चीजों में, तो मैं नहीं कर पाता था। बट ये था कि जब आप कंपाइलेशन देखते हो कोचिंग की, तो वहां से आपकी मेजर चीजें कवर हो जाती है। तो अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, बट एक आइडियल तरीका होता है कि अगर आप घंटे भर टाइम निकालोगे तो आप पढ़ सकते हो न्यूज़पेपर, देखो वो एक बेटर तरीका जरूर है। बट अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो बिल्कुल कोई अंडर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है उससे। अब एक लास्ट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में बता दूं और उसके बाद मैं बाकी क्वेश्चन देखता हूँ। टेस्ट सीरीज यार देखो, प्रीलिम्स में और प्रीलिम्स की अगर बात करूँ टेस्ट सीरीज की, तो मुझे लगता है बहुत सारी उसकी बहुत रेलिवेंस वैसे नहीं रह गई है क्वेश्चन वाइज। रेलिवेंस उसकी वो है कि स्टैटिक की जो चीज है वो आप सही कर रहे हो या नहीं। जैसा आपने बहुत बार सुना होगा कि स्टैटिक इज द की, स्टैटिक इज द सक्सेस मंत्र, तो वो चीज है। तो आई थिंक जब आप प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज को देखते हो तो वहां पे आप ये देखो कि स्टैटिक में चीजें आप कितनी सही कर रहे हो। और आई थिंक बहुत मेजर अगर कुछ करंट अफेयर चीजें चल रही है तो वो किसी भी टेस्ट सीरीज के थ्रू कवर हो जाएंगी। तो अगर आप 15 से 20 टेस्ट सीरीज लगाते हो तो आई थिंक वो सफिशियंट होता है, डिसेंट नंबर ऑफ पेपर्स हैं, ताकि आपको वो स्ट्रेटजी डेवलप कर पाते हो, आप पेपर्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कितने आइट्रेशन में अटेम्प्ट करने हैं पेपर, आप कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है पहले आइट्रेशन में, क्या स्ट्रेटजी है, तो वो आई थिंक 15 20 पेपर में आपकी डेवलप हो जाती है प्रीलिम्स में। मेंस के लिए बात करूँ तो मेंस के लिए भी आंसर राइटिंग की वही एबिलिटी है कि आप उससे कितना एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो फाइनली। ऑब्वियसली लिखोगे तो चीजें इंप्रूव होती है। तो आई थिंक आप बिल्कुल एक मिनिमम कोशिश कर लो कि दो टेस्ट सब पेपर के तो लिख ही लो। उसके अलावा फिर आपकी आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देख के लिखना है आपको। अगर आपको लग रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो आप और टेस्ट लिख लो, आप और उसको एनालाइज कर लो। अब आप लिख लो क्वेश्चंस जो भी हैं आपके। आई थिंक मेजर ये क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं।
सर हिस्ट्री के लिए बता दीजिए, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, स्पेशली प्री एंड मेंस। यार देखो, मैं अपनी पहले एक बुक लिस्ट बता दूं कि मैं क्या फॉलो करता था। बाकी आप उसको चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो जैसे एंशिएंट और मिडिवल के लिए मैंने ला एक्सीलेंस के शॉर्ट नोट्स आते हैं, तो मैंने उसको फॉलो करा था। बहुत ही कंसाइज होते हैं, 28 से 30 पेजेस के होते हैं। वो फॉलो करा था मैंने, क्योंकि उसमें बहुत एंशिएंट मिडिवल में कोई लिमिट नहीं है आप कितनी चीज़ों को पढ़ोगे। तो ये था। मॉडर्न हिस्ट्री में ऑब्वियसली स्पेक्ट्रम मैंने फॉलो करा। मेंस में एंशिएंट मिडिवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक वहाँ पे उसमें मैंने नितिन सिंघानिया से कुछ की पॉइंटर्स के लिए देखा था, और बट मेजरली जो मेरी फोकस था वो मेरा पीवाईक्यूज पे था। मेंस में मेरी हमेशा कोशिश रहती थी कि पीवाईक्यूज और टॉपर कॉपीज, वहां से अगर फॉर्डर मटेरियल निकाल लूं मैं, तो आई थिंक बहुत ज्यादा कुछ थ्योरेटिकली पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे। हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए स्कोर बता दीजिए। यार हिस्ट्री ऑप्शनल तो मुझे नहीं पता कितना हाईएस्ट स्कोर गया, क्या आप टेलीग्राम वगैरह पे देख सकते हो और कितने गए लोगों के मार्क्स। Should I include test series from multiple institutes in my micro study plans? Also, which institutes are best for answer writing evaluation? यार देखो, बहुत मल्टीपल इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं है। आप किसी भी एक इंस्टीट्यूट को उठा लो, आई थिंक वो सफिशिएंट होगा। उसमें भी आपको इवेल्युएशन इंपॉर्टेंट है, जो उनके आंसर जो रिलीज करते हैं मॉडल आंसर्स, वहां से आप कुछ पॉइंटर्स निकालो, आप कुछ वहां पे जो की चीजें मिल रही है उसको नोट्स में अपने डाल लो। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कोचिंग उठा लो, आई थिंक वो सफिशिएंट होगा। बहुत ज्यादा आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है उसमें। और बता दो आपके जो क्वेश्चन है, अगर मैं पीछे देख लेता हूँ। हिस्ट्री के लिए बता दिया मैंने। एथिक्स की सोर्स और स्ट्रेटजी। यार एथिक्स के लिए पर्सनली मैंने फॉलो करा था, मैं विजन आई से जो मैंने बताया, तो वहाँ जो पढ़ाया था उन्होंने, तो वो मेरे नोट्स थे। तो एक फाउंडेशन आप कहीं से भी बेसिक कर लो। आई थिंक मुदित जैन के भी एथिक्स के जो वीडियोस वगैरह हैं, वीडियो लेक्चर्स वगैरह, वो काफी हेल्पफुल है, लोग फॉलो करते हैं। वाजीराम की येलो बुक आती है एथिक्स की, वो भी लोग करते हैं। तो आप कोई भी एक सोर्स उठा लो बेसिक। उसके बाद मेन एथिक्स का गेम है वैल्यू एडिशन का। वो आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपर कॉपी से करो। वहां पे क्या है, आपको बहुत सारी ऐसी की चीजें मिलती हैं जो आप डायरेक्टली उसको आंसर में अपने डाल सकते हो। आई थिंक वो भी मैंने करी थी। तो आई थिंक वहां से पॉइंटर्स निकालो, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको देखेंगे, फ्लो डायग्राम, चार्ट दिखते हैं टॉपर की कॉपीज में एथिक्स में। तो वो उठा लो आप, और फिर उसके बाद केस स्टडीज में पीवाईक्यूज करो। वो सफिशिएंट होंगी। सर पीपल इन इंडिया जनरेट फॉर राइट पर्सन राइट पर्सन दिस इज also very good question or it also preparing how did you cope up with it? पीपल इंडिया जनरेट फॉर आईटी प्रोफेसर आमिर लाइक। यार देखो, ये ऑब्वियसली चीजें जो भी, जैसे आपने बोला कि करप्शन और ये चीजें, आई थिंक जब भी आप सिविल सर्विसेज या किसी भी ऐसे प्रोफेशन में जाओगे जहाँ पे सोशल लाइफ बहुत ज्यादा है, तो आई थिंक एलिगेशंस फिर उतने ही लगेंगे। और आई थिंक बहुत कई बार चीजें ग्रे एरिया में भी होती हैं। हर टाइप के लोग होते हैं। तो आई थिंक आपको अगर मोटिवेटेड रहना है, आप ये ध्यान दो कि आप किस मोटिवेशन से जा रहे हो। आप यू ट्राई टू बी द चेंज रेदर देन कि जो आप न्यूज सुनते हो, जो भी देखते हो, अगर आप अपने लेवल पे कोशिश करोगे चेंजेस लाने का, तो बिल्कुल कर पाओगे। सोशल लाइफ में कई बार हैंडल करना होता है बहुत सारी चीजों को। आई थिंक वो आप सीखते हो, यही पार्ट है लाइफ का, जर्नी का। सर बट जब तक चीजें समझ नहीं आएंगी तब तक सेल्फ स्टडी भी कैसे करेंगे? यार देखो, वही मैं बोल रहा हूँ कि इसलिए मैंने बोला कि जो भी आप बेसिक्स करने के लिए, मैं ये बिल्कुल बोलता हूँ, आप वीडियोस या किसी भी सोर्स का हेल्प ले सकते हो अगर आपको खुद से चीजें नहीं समझ में आ रही। जैसे पर्सनली मैंने भी कोचिंग करी थी विजन आईएएस से, फाउंडेशन कोर्स। आई थिंक वो एक फंडामेंटल मेरे क्लियर कर देता है वो, कि ये चीजें आपको पढ़नी है, तो आप उसकी हेल्प ले लो इनिशियली। और उसके बाद उस पर आप बिल्ड ऑन करो सेल्फ स्टडी करके, कि क्या क्या उसमें चीजें आपको, आंसर्स लिखना कैसे है, पॉइंटर्स कैसे डेवलप करने हैं। ला एक्सीलेंस के साथ आपने आर एस शर्मा, सतीश मेडिवल किए थे आपने सर? यार देखो, मैंने बिल्कुल पढ़ा था, मैंने आर एस शर्मा भी पढ़ी थी एंशियंट की, और सतीश चंद्रा भी पढ़ा था मेडिवल का। लेकिन ये मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ लिया था। तब मुझे लेकिन ये रियलाइज हुआ कि इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है कि मैं इसको पूरा रिकॉल करके नहीं रख सकता। सब चीजें मुझे याद नहीं रहेंगी, मैं बहुत सारी चीजें भूल रहा हूँ। तो उस चक्कर में क्या होता था कि पूरी सतीश चंद्रा में बहुत इंफॉर्मेशन है, आर एस शर्मा में भी बहुत चीजें हैं, तो मुझे लगा कि एग्जाम के पहले मैं उसको रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ, तो कोई मतलब नहीं है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग दैट बुक मैं उसको पढ़ लूँ। तो फिर, और चूंकि क्वेश्चंस भी उतने नहीं आ रहे, तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो
बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं मैं कोई शॉर्ट नोट्स को पढ़ता हूँ, ताकि मैं उसको बहुत बार रिवाइज़ कर सकूँ। इसलिए फिर मैंने ला एक्सीलेंस पे शिफ्ट करा और उसके फिर मैंने 5-6 वो आइटरेशंस करे, उसको मैं बहुत अच्छे से अंडरलाइन करके उसमें उसमें फिर ट्रिक्स बना के मैं याद करता था। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूँगा अगर आपको देखना होगा आपको रेफरेंस के लिए, तो मेरे उसके दोनों नोट्स हैं, उसमें कैसे मैं ट्रिक्स बनाता था कुछ-कुछ चीज़ों की। तो आई थिंक इसलिए मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि बहुत बल्कि मुझे नहीं करना था चीज़ों को। प्रीलिम्स में फर्स्ट आइटरेशन, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड को 2024 पेपर से थोड़ा एक्सप्लेन करें। हाँ यार, देखो आइटरेशन की अगर मैं बात करूँ, एक तो ये है कि सबकी स्ट्रैटेजीज थोड़ी डिफरेंट होती है, कैसे अप्रोच करना है प्रीलिम्स को। बट गिवन दी फैक्ट कि इन लास्ट 2-3 इयर्स प्रीलिम्स का पेपर थोड़ा लेंदी भी हो रहा है, लेंदियर साइड में, क्योंकि ऑप्शंस वैसे बन रहे हैं, ओनली 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर्स। आई थिंक थोड़ा लेंदी पेपर हो रहा है, तो इसमें जो पहले स्ट्रेटजीज थी कि आप 3 आइटरेशन में कर लो, वो अब फिजिबल नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है आइडियली 2 आइटरेशन भी सफिशियंट होते हैं, बट अगर आप ये, एक तो क्या है, कोई भी स्ट्रेटजी आप जब उसको पेपर में प्रैक्टिस करके आप उसको देखो कि कितना आप उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। पर्सनली जैसे मैं जो स्ट्रेटजी करता था, मैं 2 आइटरेशन में करता था क्वेश्चन, और पहले आइटरेशन में मेरी ये कोशिश होती थी कि मैं सारे क्वेश्चन को पढ़ूंगा 1 to 100। ऑर्डर अलग होता था, जैसे मैं अगर पॉलिटी से स्टार्ट करता था, फिर इकोनॉमिक्स करता था, फिर बाकी ऐसे ऐसी चीजों को करता था। बट ये था कि सारे क्वेश्चंस मैं पढ़ूंगा 1 to 100 विदाउट स्किपिंग अ सिंगल क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, आपको जब आप पढ़ते हो क्वेश्चन, आपको लगता है कि ये चीजें आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी है, आपको बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ते हो, जब आप सोचते हो उस क्वेश्चन के बारे में, तो कई बार कुछ चीजें लॉजिकली इलिमिनेट हो जाती है। आपको आपको खुद ही क्लैरिटी मिलती है उस पे कि अच्छा ये इसमें मुझे ये तो पता है कि ये ऑप्शन तो गलत होगा, ये तो एलिमिनेट करूंगा मैं। तो आप एक दो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हो, और ये तभी होता है जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हो। तो आई थिंक आप फर्स्ट आइटरेशन में स्किप मत किया करो, एक आइटरेशन में आप 100 क्वेश्चन कवर करा करो, और मुझे लगता है ऐसे ये रफली 75 मिनट्स के अराउंड, 1 घंटे 15 मिनट में ये एक्सरसाइज हो जाता है। उसके बाद जो भी आपको ऐसे, उसमें भी जैसे मैं करता था कि जो श्योर क्वेश्चन है उसको मैंने टिक कर दिया, वहां पे छोटा सा टिक मार्क लगा दिया। जो क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा हल्का सा डाउट हो रहा है उसमें मैं स्टार मार्क लगाता था। जो मुझे लग रहा है कि यार ये तो मुझे नहीं आइडिया, बट मैं गेस लेना चाहता हूँ, उसमें मैं फिर सर्कल करता था। तो आई थिंक ये 3 चीजें करके, और फिर जब मैं आता था सेकंड आइटरेशन में, तो पहले जो श्योर क्वेश्चन थे उसको मैं मार्क करता था, फिर जो थोड़े स्टार वाले थे उसको मैं देखता था, और बाकी जो सर्कल वाले थे। तो आई थिंक 2 आइटरेशन में सही होता है, तो आप बेटर टाइम मैनेज कर पाओगे अपनी। सर जीएस 3 के बारे में बता दीजिए, बिकॉज जीएस 3 100 प्लस मार्क्स लाना भी बहुत मुश्किल है, तो कैसे प्रिपेयर करना है जीएस 3 के लिए, प्लीज एक्सप्लेन। यार देखो, जीएस 3 में बिल्कुल मुश्किल है काफी। मेरे खुद भी जीएस 3 में 90 मार्क्स हैं, और जनरली एवरेज मार्किंग जीएस 3 की बहुत कम होती है। तो आप मार्क्स के थ्रू मत जाओ कि आपको क्योंकि किसी साल किसी पेपर की मार्किंग कम होती है, ज्यादा होती है। जीएस 3 चूंकि थोड़ा फैक्चुअल ओरिएंटेड ज्यादा है, फैक्चुअल चीजें, फैक्ट्स वगैरह ये सब आपको बहुत मेंशन करनी पड़ेंगी। जैसे अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, तो इकोनॉमिक की जो भी इकोनॉमिक्स के आप आंसर्स लिखते हो, विदाउट डेटा उसका बहुत मतलब नहीं होता। तो आपको डेटास बहुत लिखने हैं। बाकी चीजों में आपको कमिटीज लिखनी है, और डिजास्टर मैनेजमेंट है तो वहां पे आपको एक बहुत ऑर्गेनाइज, थोड़ा इनोवेटिव आंसर्स लिखने की कोशिश करनी है। तो आई थिंक आप मार्क्स पे मत फोकस करो, आप इस पे करो कि वैल्यू एडिशन कैसा कर रहे हो, उस पे ज्यादा आप फोकस करो। थिंक क्वेश्चंस अच्छा हो। सर आपने टेलीग्राम पे जल्दी अपडेट की सारी स्ट्रेटजी, सारे कुछ बताना सर, बाकी लोग पूरा नहीं बताते। मैं बिल्कुल बताऊंगा यार, देखो मैं वही बता रहा था अभी कि पर्सनली मैंने इस अटेम्प्ट में जीएस के लिए बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाई करी है। मैंने बहुत कुछ की चेंजेस करे थे, बट मेरे मार्क्स बिल्कुल बहुत ज्यादा 85 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, जो कि काफी इंप्रूवमेंट था। मैं डिटेल्ड स्ट्रेटजी बताऊंगा ऐसे, हर जीएस वाइज। मैं कुछ जो मैंने मेन पीवाईक्यू से जो मैंने फॉर्डर मटेरियल बनाए हैं वो भी मैं शेयर करूंगा उसको। सर ला एक्सीलेंस प्री के यूजफुल है ओनली फॉर मेंस आल्सो। यार ला एक्सीलेंस बस प्री के लिए प्राइमरली यूजफुल है, बट उसमें जो चीजें याद करते हो ऑब्वियसली उसको मेंस में डाल सकते हो कहीं कहीं, बट प्राइमरली इट्स फॉर प्रीलिम्स ओनली। न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स के कौन सा चैनल बेस्ट है? यार वीडियो देखो, अगर वीडियो से तुम पढ़ते हो तो किसी भी यूट्यूब पे सर्च करके देख लो, 2-3 वीडियोस प्ले करके किसी कोचिंग की या किसकी भी, जो तुम्हें बेटर सूट कर रहा है, जिस जो ये तुम्हें समझ में आ रही है उसको फॉलो कर लो। बाकी करंट अफेयर्स वगैरह आई थिंक किसी भी कोचिंग का उठा लो, जैसे मैंने जो बताया शून्य आईएएस है, या लोग विजन का फॉलो करते हैं, पीटी 365। तो आई थिंक उसमें से कोई भी एक ऑप्ट कर सकते हो तुम। सर व्हाट वर योर मार्क्स इन मैथ्स ऑप्शनल? या मेरे मार्क्स 271 मार्क्स थे, मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखे थे मार्क्स लिस्ट।
तो ऑप्शन में 271 मार्क्स थे, पेपर 2 में थोड़े मेरे कम थे कंपैरेटिवली। आई थिंक अब जनरल स्ट्रेटजी वाइज कुछ क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मुझे। शून्य आईएएस का करंट का कोर्स लूँ या मैगजीन? देखो शून्य आईएएस प्रीलिम्स में तो वही जो करंट अफेयर्स की है उनकी वो है। बाकी मैगजीन का तो आई डोंट नो, जहां तक मुझे पता है जीएस की ही उनकी आती है कंपाइलेशंस, मेंस की भी। आई थिंक वो मेंस के लिए थोड़ी इफेक्टिव अच्छी है काफी। पर्सनली काफी सिलेबस वाइज उन्होंने डिवीजन कर रखा है और एग्जांपल्स वगैरह ये सब काफी करंट के अपडेटेड है। थैंक्स। लवासना कब जा रहे हो? बिल्कुल अगस्त में जा रहा हूँ। आपने कोचिंग ली थी क्या? हाँ, कोचिंग मैंने करी थी फाउंडेशन विजन की। आई थिंक मेजर फिर यही क्वेश्चन है। बाकी आप टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाना, मैं जो भी कुछ और मेजर जो स्ट्रेटजीज है, नोट्स शेयरिंग वगैरह वहां पे कर दूंगा मैं। आई थिंक मैंने कोशिश करी है जितने मेजरली चीजें कवर हो पाए स्ट्रेटजीज वाइज। पीटी 365 इज इनफ फॉर प्री? यार देखो इनफ, देखो प्रीलिम्स में क्या है ना, प्रीलिम्स में एक चीज ये रियलाइज करो कि क्वेश्चन किसी एक सोर्स से नहीं आएंगे। तो कोई भी सोर्स इज नॉट गोइंग टू बी इनफ फॉर द एग्जामिनेशन। बट ये चीज है कि जो कंट्रोलेबल पार्ट है उस पेपर का वो तुम्हारा कवर हो जाएगा किसी भी एक स्टैंडर्ड सोर्स से, जो कि विजन हो सकता है या कोई भी कोचिंग हो सकती है। तो आई थिंक तुम कंट्रोलेबल वाली चीजें कर लो। इनफ नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे रैंडम चीजें हैं जो ऑब्वियसली तुमको फिर वो वो चीज डेवलप करनी है तुमको, कैसे उन क्वेश्चंस को एड्रेस करना जो तुम्हें आती नहीं है। उसके लिए बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं कि कैसे लॉजिकल एलिमिनेशन करें। थोड़ा सा एग्जामिनर की साइकी को भी समझने की कोशिश करो कि जैसे एक टेलीग्राम पे भी चैनल है टीम जीजी करके, कप्तान जैक्स पर जो चलाते हैं वो भी आईपीएस हैं। तो आई थिंक उनकी भी ऑडियो में सुनता था, वो भी काफी उन्होंने इंसाइटफुल चीजें बताई है इन चीजों को लेके। अगर एग्जामिनर की साइकी की मैं बात करूं तो देखो जब प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनाते हैं तो जनरली जो भी न्यूज होती है न्यूज़पेपर में, तो हमेशा उनके पास एक सही इन्फॉर्मेशन होती है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। तो बट उनको ऑप्शंस तो गलत भी बनाने हैं। तो देर आर सम पार्ट जहां पे वो तुमको ट्रिक कर सकते हैं, जहां पे वो चीजों को चेंज करके ऑप्शंस को गलत बना सकते हैं। अब जैसे मान लो कोई कोई स्कीम की बात है, तो स्कीम जैसे किसी एक्स वाई मिनिस्ट्री से थी, तो वो मिनिस्ट्री का नाम चेंज कर सकते हैं, उसको कुछ समथिंग डिफरेंट कर सकते हैं मिनिस्ट्री का नाम। आई थिंक बहुत लिमिटेड स्कोप होता है एग्जामिनर के पास का जहां पे गलत ऑप्शन बनाए। तो वो साइकी समझने की कोशिश करो तुम। आई थिंक देन वो ऐसे रैंडम क्वेश्चन तुम थोड़े टैकल कर पाओगे। टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है, बताइए प्लीज यहीं पर। यार टेलीग्राम चैनल मेरा, एक नॉर्मल सर्च करें ना, प्रिंस राज ए आई आर 141, तो आई थिंक उससे मिल जाना चाहिए। अगर पॉसिबल हो मैं पूछ के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा अगर पॉसिबल हो तो। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज व्हाट डेली हैबिट्स कैन आई अडॉप्ट टू इफेक्टिवली इंप्रूव माय मेंस एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन? या देखो हैबिट्स तो एक ये है कि इवन व्हाइल यू आर स्टडिंग, एक तो है कि बहुत क्रिटिकली आपको चीजों को पढ़ना है, आपको अंडरस्टैंडिंग पार्ट इंप्रूव करनी है, जो कि बहुत तरीकों से बनती है। कई बार लोग बुक्स प्रेफर करते हैं, बुक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। आई थिंक वो टाइम कंस्टेंट होता है तो बहुत लोग नहीं भी कर पाते हैं। बट आपको बहुत ज्यादा देखो एग्जाम, बिल्कुल जब हम देखते हैं कोई सेलेक्ट होता है तो हमें लगता है कि यार इसने कुछ बहुत ही कमाल का कुछ करा होगा, कोई बहुत सीक्रेट होगा। बट ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। जिसकी जिसने टॉप भी करा है, जिसके रैंक 1 भी आई है, तो सबको बहुत सारे फेलियर्स देखने को मिले हैं। और आई थिंक सब उसी जर्नी से निकल रहे हैं, ऐसे परेशान होते हैं। तो बहुत ज्यादा आपको एग्जाम के बारे में वही नहीं सोचना है कि हर हर चीज आप एग्जाम के लिए कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको लाइफ में बाकी चीजें भी मैनेज करनी है, आपको एंजॉय भी करना है, आपको दोस्तों के कांटेक्ट में रहना है, कॉन्वर्सेशंस करने हैं दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। तो आप हर चीजों को मैनेज करो। आप हमेशा सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो कि आप जो भी कर रहे हो, अगर मैं हॉबी भी कर रहा हूँ तो मुझे एग्जाम में हेल्प हो, इंटरव्यू में हेल्प हो। आई थिंक फिर वैसे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी सस्टेन करना प्रिपरेशन, बहुत टैक्सिंग सा हो जाएगा। एनी लास्ट इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स 25? हाँ आई थिंक आज 19 तारीख है ना, तो 6 दिन बचे हैं अब। अब बिल्कुल इस समय तो स्टैटिक कुछ चीजों को कर लो आप, जो भी पॉलिटी, स्पेक्ट्रम, इकोनॉमिक्स, ये दो तीन चार जो टॉपिक्स हैं, उसमें भी जो
जो आपको पता है कि जो चीज़ें पूरा आपको डेप्थ में मत पढ़ो, क्वालिटी है तो फटाफट उसको रिवाइज़ करो। जैसे आप फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है मान लो, तो उसमें आपको पता है कि कहाँ पे ट्रिकी चीज़ें जो आप भूलते हो, तो वो पार्ट करके करो, तो बहुत उसको ओवरव्यू ऊपर-ऊपर से देखते चलो, जो फैक्ट वाली चीज़ें उसको रिवाइज़ कर लो। स्पेक्ट्रम है तो थोड़े से नाम वगैरह हैं वो देख लिए, थोड़े जो कोर कॉन्सेप्ट्स है जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो हाई हाई प्रायोरिटी वाले एरियाज़ है 1905 के बाद वाले वो देख लिया, जो चार्टर एक्ट्स वगैरह हैं वो देख लिया। तो आई थिंक वैसे मेजर-मेजर चीज़ें पढ़ लो स्टैटिक और मैपिंग मैपिंग बिल्कुल कर लेना। मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है तो आई थिंक जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हो 1-2 यूट्यूब वीडियोस देख लो मैपिंग के, वो सफिशिएंट होगा। सर आप जब आंसर राइटिंग रहे मेंस के लिए तब आप आपके आंसर किससे चेक करवाते थे? यार देखो मैं चेक जब मैंने पिछली बार मैंने फोरम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी तो वहां पे आंसर चेक करवा रहा था। इस बार मैंने कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करी तो इस बार क्योंकि मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो फीडबैक है वो मैं खुद से भी कर सकता हूँ। जो कोचिंग की जो भी टेस्ट लिख रहे हो आप टेस्ट के एक मॉडल आंसर्स होते हैं तो आप उसको उसके थ्रू कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं किसी से इवेल्युएशन करवाओ ही। पर अगर आपको करवाना है तो बहुत सारे ऑनलाइन अवेलेबल ऐसे कोचिंग्स वगैरह हैं जहाँ से आप करवा सकते हो वो चीज़ें। बट आप सेल्फ इवेल्युएशन भी कर सकते हो। आप देखो कि आपने कौन-कौन से पॉइंट्स लिखे हैं, कौन-कौन से पॉइंट्स आपके मिसिंग हैं और क्या आप एक्स्ट्रा वैलिडेशन कर सकते हो उसमें, तो आप उसके थ्रू कर लो। थैंक यू, थैंक यू।